क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 161, पलक झपकते अंत। हमने हार मान ली। हे भगवान, नाग सींग और नाग शल्क, ये भला सांप कहाँ से है? ये तो एक साक्षात नाग है, एक नील नाग। चाहे ये नील नाग हो या ना हो हम नहीं जानते, लेकिन इतना निश्चित है कि यह एक दिव्य नाग है। ये तो इस क्षण हर कोई सदमे और आतंक में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि विदेशी जातियों के दर्शक भी इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नन्हे हरे नाग का असली रूप वास्तव में एक नाग होगा। लेकिन क्या ये वही विश्व विनाशकारी नील नाग था? यह अभी भी चर्चा का विषय था। हालांकि इसके शरीर पर मौजूद नाग शल्क और माथे पर उभरे सींग वास्तव में इसकी पहचान की पुष्टि कर रहे थे। ये रुद्रांश तो बहुत ही अद्भुत है। ऐसा कैसे है कि इसके द्वारा अनुबंधित पालतू जीव पिछले वाले से भी अधिक असाधारण निकलते हैं? पहले वह स्लाइम मंजरी एक बात थी, लेकिन अब तो साक्षात नाग ही प्रकट हो गया। इस नन्हे हरे नाग में निश्चित रूप से कोई छिपा हुआ नागवंश, ड्रैगन ब्लडलाइन रहा होगा जिसे रुद्रांश ने खोज निकाला। मंच पर सन्नाटा, दिग्गजों का आश्चर्य। सुनना, पूरी तरह से सुनना। मुख्य मंच पर बैठे कुलपति और शिक्षक भी उतने ही सुन्न थे। इंद्रप्रस्थ अकादमी के कुलपति आचार्य हर्ष भी इसके अपवाद नहीं थे, उनका चेहरा भी सदमे से भरा था। वह जानते थे कि रुद्रांश के पालतू जीव साधारण नहीं हैं, लेकिन किसने कल्पना की होगी कि इस नन्हे जीव की उत्परिवर्तित वंशावली वास्तव में एक दिव्य नाग की थी। इस दुनिया में कोई भी जीव जिसके नाम में नाग शब्द जुड़ता है, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए रक्तज्वाला नाग छिपकली या लौह कंटक नाग कछुआ। इन नामों को सुनकर आपको लग सकता है कि ये बेकार होंगे, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल भी कचरा नहीं है। उनकी शुरुआत ही स्रोत जीव सोस बीस्ट स्तर से होती है। सोचिए, जिन जीवों के शरीर में नागवंश का केवल एक अंश होता है, वे इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। तो फिर एक असली नाग का क्या? वह तो आसमान को ही चीर देगा। और अब विशाल रूपांतरण के बाद इस नव्या के बाहरी लक्षण संकेत दे रहे थे कि इसके भीतर नागवंश कितना शुद्ध है। भविष्य में निरंतर जागृति के साथ यह नव्या अनिवार्य रूप से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य जीव, डिवाइन बीस्ट बन जाएगी। नहीं, यह शायद दिव्य श्रेणी से भी ऊपर निकल जाए। नाग की गर्जना और असुरों का भय। रो रो। इस क्षण विशाल अखाड़े के ऊपर नव्या लिटिल किंग ने एक राजसी नाग गर्जना की। एक विशाल और भयानक दबाव जो नाग प्रताप ड्रैगन माइट से मिश्रित था, चारों ओर फैल गया। जैसे वह अपनी शक्ति की घोषणा कर रही हो। नीचे चींटियों की तरह लग रही असुरों की 7 सदस्यीय टीम को देखते हुए वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। उनके चेहरों के भाव जम गए थे। एक विशाल छाया ने उन्हें ढक लिया था। इस विशाल नाग के सामने, जो 100 मीटर ऊंचा था और लगभग अखाड़े की इमारत से भी ऊंचा, असुरेंद्र आटेर और अन्य असुरों के चेहरों पर एक कड़वी मुस्कान थी, जो रोने से भी बदतर दिख रही थी। सब खत्म हो गया, वे अपने मन में विलाप कर रहे थे।
इस नाग के सामने, जो धीरे धीरे अपने पूर्ण दिव्य रूप में बदल रहा था, उन्होंने पहली बार एक असुर जाति के रूप में अपनी तुच्छता महसूस की। 7 असुर अब चींटियों से अलग नहीं थे। बिजली की चमक के साथ जगमगाते हरे नाग शल्क एक अविनाशी चमक के साथ चमक रहे थे, जो उन्हें अपने बेकार हमलों को रोकने की चेतावनी दे रहे थे। भले ही ये 7 असुर अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करते, वे शायद नव्या के शल्कों को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाते। विश्व विनाशकारी नील नाग के शल्कों में न केवल अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं होती हैं, बल्कि उनमें हमलों को प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करने का प्रभाव भी होता है। यदि इस क्षण असुरों ने दूरगामी रेंज कौशल का उपयोग करने की हिम्मत की होती, तो उनके सभी हमले वापस उन्हीं पर लौट आते। ये पूरी तरह से अनुचित था। दूर के हमले बेकार थे, करीब के हमले भी व्यर्थ थे। असुरों ने निस्संदेह निराशा के अपने अंतिम क्षण का स्वागत किया। कूटनीति और वास्तविकता का सामना। आचार्य हर्ष। इसी समय मुख्य मंच पर असुर साम्राज्य की तांडव अकादमी के कुलपति आचार्य राइस भी जल्दी से खड़े हो गए। वे स्पष्ट रूप से आचार्य हर्ष से यह अनुरोध करना चाहते थे कि वे इंद्रप्रस्थ अकादमी के नए छात्रों, विशेष रूप से उस रुद्रांश को तुरंत रुकने का आदेश दें। चाहे कुछ भी हो, असुरेंद्र और अन्य 6 असुर उज्ज्वल भविष्य वाले युवा प्रतिभाशाली छात्र थे। यदि वे इस तरह मर गए, तो ये तांडव अकादमी के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षति होगी। इसके अलावा असुरेंद्र के पीछे एक बड़ा असुर परिवार था। यदि वह यहाँ मर गया, तो आचार्य राइस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। हालांकि उन्हें आचार्य हर्ष की ओर से एक हल्का सा सवाल मिला, श्रीमान राइस, तो मैं बदले में आपके असुर साम्राज्य से पूछता हूँ, यदि इंद्रप्रस्थ अकादमी अभी नुकसान में होती और मैं आपसे अपने छात्रों की जान बख्शने के लिए कहता, तो क्या आप सहमत होते? बोलने के बाद उन्होंने आगे कहा, श्रीमान राइस, कृपया ईमानदारी से जवाब दें, अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध न जाएं। आखिरकार यहाँ बैठे कुलपति सभी पुराने मित्र हैं। यदि आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जवाब देते हैं, तो ये कमोबेश अन्य पुराने साथियों को आपको नीची नज़र से देखने पर मजबूर करेगा। राइस। आचार्य राइस ने अपना मुंह खोला और अंत में उन्होंने भी एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब का न होना ही सबसे अच्छा जवाब था। हाँ, जैसा कि आचार्य हर्ष ने पूछा था। यदि स्थिति उलट होती और आचार्य हर्ष उनसे विनती करते, तो वे शायद सहमत नहीं होते। न केवल वे सहमत नहीं होते, बल्कि वे अपनी टीम को और अधिक निर्दयी होने के लिए कहते, क्योंकि तभी मनुष्य असुर साम्राज्य की शक्ति को याद रख सकते थे, जिसे कभी चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। खुद को दूसरे के स्थान पर रखकर देखने से आचार्य राइस को अपनी विनती की अशिष्टता का एहसास हुआ। उफ! अंत में वे केवल निराशा में आह भर सके और मनाने की कोशिश छोड़ दी। अन्य साम्राज्यों के कुलपति भी मौन हो गए। अंतिम संहार और आत्मसमर्पण। और इसी क्षण अखाड़े के नीचे पहली चीख सुनी गई। विशाल नाग ने बस लापरवाही से बिजली की सांस लाइटनिंग ब्रेथ का एक गोला छोड़ा। हवा में बिजली कौंधी। एक लौहसुर स्टील डेमन समय पर नहीं बच पाया और नव्या की नीली नाग सांस की चपेट में आ गया। वह केवल एक चीख ही निकाल सका। अगले ही पल वह राख में बदल गया। उसकी आत्मा भी उस बिजली की नाग सांस के नीचे भस्म हो गई। पलक झपकते अंत। एक सच्चा त्वरित संहार। असुरेंद्र और अन्य असुरों के चेहरे ये देखकर पीले पड़ गए। वह एक लौहसुर था जो अपनी अत्यंत उच्च रक्षा के लिए जाना जाता था। वह उनकी टीम का सबसे टिकाऊ सदस्य था। परिणाम, नाग सांस का एक स्पर्श और वह सीधे राख में बदल गया। इसे कौन सह सकता था? मौत की गंध उनकी ओर बढ़ रही थी। रुद्रांश, हम आत्मसमर्पण करते हैं। हम तुम्हें नहीं हरा सकते। हम हार मानते हैं। जब तक तुम हमें जाने देने के लिए तैयार हो, चाहे तुम कोई भी शर्त रखो, हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस क्षण अभिमानी और दबंग विनाशकारी असुरेंद्र मौत का सामना करते समय अंततः अत्यंत भयभीत था। आखिरकार इस दुनिया में बहुत कम प्राणी वास्तव में मृत्यु से निर्भीक हो सकते हैं। और भारतवर्ष के दर्शक, जिन्होंने असुरेंद्र को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करते सुना, तुरंत जीत की खुशी में झूम उठे। दूसरी ओर विदेशी जातियों की सीटों पर बैठे लोग पीले पड़ चुके थे और पूरी तरह खामोश थे। अगले अध्याय की झलक। रुद्रांश ने असुरेंद्र की गिड़गिड़ाहट सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और नव्या की ओर देखा। अखाड़े की धूल जम रही थी, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ था। क्या रुद्रांश इन असुरों को जीवित छोड़ देगा, या वह मृत्यु युद्ध के नियमों का पालन करते हुए इस संहार को पूरा करेगा? अध्याय 162। विषैले शब्द और कड़वी सच्चाई। तांडव अकादमी की टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये परिणाम अखाड़े में मौजूद हर एक दर्शक की अपेक्षाओं से परे था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्रांश ने अंत तक ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र छिपा कर रखा होगा। धिक्कार है, हमें इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। हालांकि रुद्रांश अभी तक तीसरे स्थानांतरण थर्ड ट्रांसफर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसने कम से कम दूसरा स्थानांतरण तो कर ही लिया है, इसलिए वह निश्चित रूप से 2 पालतू जीवों के साथ अनुबंध कर सकता है।
हाँ, पिछले मैचों में उसने केवल मंजरी लिटिल पर्पल को ही बाहर निकाला था, जिसके कारण बहुत से लोगों को लगा कि रुद्रांश के पास केवल एक ही पालतू जीव था। दर्शक अब देर से ही सही वास्तविकता को समझ रहे थे। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। मुख्य रूप से रुद्रांश अपनी बड़ी चालों को छिपाने में बहुत माहिर था। वह शायद ये भी जानता था कि यदि वह समय से पहले अपने इस शक्तिशाली पालतू जीव को बुला लेता तो यह उसके तुरुप के इक्के को दूसरों के सामने पूरी तरह से उजागर करने के समान होता। ऐसी परिस्थितियों में विरोधी पक्ष निश्चित रूप से इससे निपटने के लिए हर संभव रास्ता खोजने की कोशिश करता। ठीक उसी स्लाइम की तरह इसके प्रकट होने के बाद एल्फ साम्राज्य और असुर साम्राज्य ने पहले ही जवाबी रणनीति तैयार कर ली थी। यह अलग बात है कि एल्फ साम्राज्य विफल रहा जबकि असुर साम्राज्य सफल रहा। वर्तमान में रुद्रांश की स्लाइम मंजरी अभी भी उस अंधकार में स्थान में फंसी हुई है। ये स्पष्ट है कि उस प्राचीन अंधकार असुर में अभी भी कुछ क्षमताएं बाकी हैं। यदि रुद्रांश ने नव्या लिटिल किंग को पहले ही बाहर कर दिया होता तो शायद प्रतिद्वंद्वी उसे निशाना बनाने के अन्य तरीकों के बारे में सोचता। तार्किक रूप से देखा जाए तो नव्या के वर्तमान स्तर और ताकत के साथ भले ही उसे प्राचीन अंधकार असुर द्वारा निर्वासित किया गया होता, फिर भी वह मुक्त होने में सक्षम होती। आखिरकार उसका स्तर और गुण मंजरी की तुलना में बहुत अधिक हैं। लेकिन सावधानी बरतते हुए रुद्रांश ने फिर भी अपनी ताकत छिपाना ही चुना। कोई नहीं जानता था कि प्रतिद्वंद्वी के पास इससे भी मजबूत जवाबी योजना होगी या नहीं। दुनिया के वीरों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही सावधानी ही सुरक्षा की जननी है। केवल इसी तरह वह यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसे किसी अप्रत्याशित झटके का सामना न करना पड़े। यदि कोई और होता तो वे शायद अपने शक्तिशाली पालतू जीव के भरोसे पहले ही पागलों की तरह दिखावा करना शुरू कर देते। सौभाग्य से रुद्रांश में उस तरह का तथाकथित अहंकार नहीं था। दया का कोई स्थान नहीं। वर्तमान में जैसे ही असुरों के इस समूह ने आत्मसमर्पण किया, रुद्रांश के चेहरे के भाव अभी भी बिल्कुल नहीं बदले थे। इस बीच मंगेश बिमल और अन्य रुद्रांश के पास आए। मंगेश ने धीमे स्वर में कहा, कप्तान, आपको बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए। वास्तव में पिछले वर्षों में भी मृत्यु युद्ध डेथ मैचेस हुए हैं, लेकिन विदेशी जातियां अक्सर जीतती थीं। और जब वे जीतते थे तो चाहे हमारा पक्ष दया की कितनी भी भीख क्यों न मांगे, उन्हें अंत में कभी नहीं बख्शा गया। विमल ने भी जल्दी से सिर हिलाया और समर्थन किया। हाँ, वह विदेशी जातियों का समूह वास्तव में हम मनुष्यों को सबसे नीची नज़र से देखता है। उन्होंने पहले न जाने हमारे कितने लोगों को मारा है। स्थानांतरण की ये दुनिया, ट्रांसफर वर्ल्ड, निस्संदेह अत्यंत क्रूर है। और विभिन्न जातियों और विभिन्न देशों के बीच युद्ध और भी अधिक बर्बर होते हैं। ये केवल न्याय की किसी उपाधि को जीतने के बारे में नहीं है। ये बहुत सरल है। आजकल इस दुनिया में सभी युद्ध वास्तव में हितों और वर्चस्व के लिए होते हैं। रुद्रांश ने अपने साथियों की बातें सुनी, अपना सिर थोड़ा घुमाया, उनकी ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हें ऐसा किस भ्रम ने सोचने पर मजबूर किया कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा? मंगेश और विमल, ये सही था। हम लगभग भूल ही गए थे। हमारा कप्तान यहाँ अपनी शीतलता और निर्दयता के लिए प्रसिद्ध है, और उसके पास किसी भी तथाकथित संत जैसी करुणा होने की संभावना और भी कम है। उनका उसे समझाने के लिए आना बल्कि थोड़ा फालतू ही लग रहा था। नव्या, रुकने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सीधे समाप्त कर दो। रुद्रांश ने शांति से आदेश दिया। रो। नव्या ने अपने स्वामी के आदेश का उत्तर देते हुए एक भीषण नाग गर्जना की। तुरंत उसकी विशाल सुनहरी नाग आंखें हत्या के इरादे से भर गईं और उन 6 असुरों को घूरने लगी जो उसके सामने चींटियों की तरह लग रहे थे। अगले ही पल उनकी अविश्वसनीय रूप से डरी हुई नजरों के नीचे धमाका, बूम, नाग सांस, ड्रैगन ब्रेथ का एक प्रचंड विस्फोट सीधे असुरेंद्र आर्टेर और अन्य असुरों की ओर बढ़ा। नीले बिजली के तत्वों अजूर थंडर एलिमेंट से युक्त एक जादुई प्रकाश पुंज अखाड़े के उस हिस्से को चीरते हुए निकल गया। इस तरह के हमले का सामना करते हुए असुरेंद्र और अन्य असुरों को विरोध करने का समय मिलने से पहले ही पूरी तरह से मिटा दिया गया। कुचलना, पूर्ण विनाश, क्या वे बस इसी तरह सीधे खत्म हो गए? क्या उन्होंने अंतिम हताश प्रतिरोध भी नहीं दिखाया? दर्शक पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। मजबूत, बहुत मजबूत। इस व्याल नाग फ्लड ड्रैगन के पास जो ताकत है, जिसने पहले से ही एक पूर्ण नाग में अपना रूपांतरण शुरू कर दिया है, वह ऐसी चीज है जिसका मुकाबला स्तर 99 का तृतीय स्थानांतरण योद्धा भी नहीं कर सकता। कम से कम एक स्तर 100 का चतुर्थ स्थानांतरण फोर्थ ट्रांसफर योद्धा ही शायद इसके साथ मुकाबला करने में सक्षम हो। लेकिन इसके साथ ही यह भी घोषित हो गया कि इस वर्ष की विदेशी जाति नवोदित विनिमय प्रतियोगिता का समापन इंद्रप्रस्थ अकादमी के चैंपियनशिप जीतने के साथ हुआ। अखाड़े के अंदर और बाहर तालियों और जयकारों की लहर दौड़ गई। बेशक ये भारतवर्ष के सभी दर्शक सदस्य थे जो खुश थे। जहां तक विदेशी जातियों के दर्शकों का सवाल है, खैर उन्हें शमशानी सन्नाटे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अतीत के विपरीत इस साल विदेशी टीमें फिर से चैंपियनशिप जीतने में असमर्थ रहीं।
उनके लिए ये निस्संदेह एक बड़ा उलटफेर था। आखिरकार उनकी नज़रों में भारतवर्ष के खिलाफ जीतना एक बहुत ही सामान्य बात थी। पराजितों के विषैले शब्द। चलो अभी के लिए तुम भारतवर्ष वालों को इस साल की चैंपियनशिप ले लेने देते हैं। इतने अभिमानी मत बनो। अतीत के कई वर्षों में तुम्हारे देश ने कोई अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया है। इस साल तुम्हें बस टीम प्रतियोगिता से लाभ हुआ है। यदि यह एकल मैच सोलो मैच होता तो रुद्रांश अंत तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। वास्तव में हमारी राय में तुम इंद्रप्रस्थ अकादमी के स्टार कप्तान पिछले से पिछले साल की उस लड़की जितने अच्छे भी नहीं हो। यहाँ जिस लड़की का उल्लेख किया गया है वह संभवतः इंद्रप्रस्थ अकादमी की उस वरिष्ठ छात्रा सीनियर सिस्टर की ओर इशारा कर रही थी जो पहले से ही अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। विदेशी जातियों के दर्शकों ने विषैले शब्द कहे और वे केवल खुद को सांत्वना देने में सक्षम थे। हालांकि यदि कोई समझदार व्यक्ति इसके बारे में सोचे तो वह पाएगा कि इन विदेशी दर्शकों ने जो कहा उसमें अभी भी थोड़ा तर्क था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। अतीत में ये प्रतियोगिता एक एकल प्रतियोगिता होती थी, जिसका अर्थ है आमने सामने का द्वंद्व। आमतौर पर इसमें 256 प्रतियोगी भाग लेते थे। अकेले पहले दौर में कुल 128 मैच होते थे, दूसरे दौर में 64 मैच और इसी तरह। रुद्रांश को कई विरोधियों का सामना करना पड़ता। इसका मतलब है कि उसके तुरुप के पत्तों को निश्चित रूप से समय से पहले प्रकट करना पड़ता। ये और भी अधिक संभावित है कि प्रतियोगिता के पहले दौर में ही किसी मजबूत दुश्मन का सामना करने पर उसे अपने इक्के जल्दी दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता। एक तुरुप के पत्ते को तुरुप का पत्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे छिपा कर रखा जाता है जहां दूसरे उसे देख नहीं सकते। अब जबकि इसे दूसरों द्वारा देख लिया गया है तो यह एक खुला कार्ड है और लोग आपकी विधियों के आधार पर आपको निशाना बना सकते हैं। यदि वह नव्या पहले ही प्रकट हो गई होती और अन्य प्रतियोगियों ने उसे पहले ही निशाना बना लिया होता तो रुद्रांश सीधे पराजित हो जाता। आखिरकार एक एकल प्रतियोगिता एक टीम प्रतियोगिता की तरह नहीं होती है। टीम प्रतियोगिता में कम से कम आपके पास समय खरीदने के लिए साथी होते हैं। एकल प्रतियोगिता में यदि आप अपनी विश्वसनीय विधियों को खो देते हैं तो आप केवल दूसरों की दया पर निर्भर रह सकते हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, क्या तुम विदेशी जातियां अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती? अब जबकि इंद्रप्रस्थ अकादमी ने अपना रास्ता खुद बनाया है, पशुलोक, बीस्टमैन रेस, एल्फ साम्राज्य और असुर साम्राज्य सभी को बारी बारी से हराया गया है, तो तुम अभी भी क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, चाहे वे कितने भी कड़वे शब्द कहें, इस साल की चैंपियनशिप भारतवर्ष की ही रहने वाली है। इंद्रप्रस्थ अकादमी कमाल है। भारतवर्ष के दर्शकों को उन सब बातों की परवाह नहीं थी। वैसे भी इस साल का चैंपियन भारत है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन कुत्ते जैसी प्रवृत्ति वाली विदेशी शक्तियों को मनुष्यों को नीचा दिखाने से रोकता है। मुख्य मंच पर मौजूद वीआईपी लोगों ने भी इस समय इंद्रप्रस्थ अकादमी के लिए तालियां बजाईं। आखिरकार उन्हें अभी भी कुछ संयम और शिष्टाचार बनाए रखना था, भले ही इस समय सबसे दुखी लोग इन विदेशी अकादमियों के कुलपति ही क्यों न हों। सांख्यिकीय विश्लेषण। जीत का प्रभाव। मैच के बाद के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारतवर्ष की टीम ने निम्नलिखित कीर्तिमान स्थापित किए। तारांकन कुल प्रहार दर। रुद्रांश के पालतू जीवों ने 95% की प्रहार सटीकता दिखाए। तारांकन नुकसान अवशोषण। मंजरी स्लाइम ने अकेले पूरी टीम का 80% नुकसान सोखा। तारांकन ऐतिहासिक जीत। 15 वर्षों के बाद पहली बार भारतवर्ष ने असुर साम्राज्य को मृत्यु युद्ध में 0 के मुकाबले 7 से हराया। ये जीत केवल एक पदक नहीं थी, बल्कि यह भारतवर्ष की नई पीढ़ी की उभरती शक्ति का प्रमाण थी। अखाड़े के बीचों बीच नव्या अब वापस अपने नन्हे रूप में आ चुकी थी और रुद्रांश के कंधे पर आराम से बैठ गई थी। रुद्रांश ने अपनी टीम की ओर देखा। खेल खत्म हुआ, अब असली दुनिया में लौटने का समय है। मंगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कप्तान, अब तो पूरी दुनिया आपको जानती है। घर वापस जाने पर क्या स्वागत होगा, इसकी कल्पना करें। रुद्रांश ने बस एक संक्षिप्त सिर हिलाया। उसकी नज़रें अभी भी अखाड़े के उस कोने पर थीं जहां मंजरी गायब हुई थी। उसे पता था कि जीत पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे अपनी दूसरी साथी को भी वापस लाना था। अध्याय 163। विजय का शंखनाद। तुम ही होगे ध्वजवाहक। भारतवर्ष की अन्य अकादमियों के कुलपति भी आज फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार ये भारतवर्ष की ही एक अकादमी थी जिसने विश्व स्तर पर चैंपियनशिप जीती थी। इस जीत ने उन अकादमियों की आलोचना को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया था जो प्रतियोगिता के शुरुआती चरणों में ही बाहर हो गई थीं। यदि इंद्रप्रस्थ अकादमी ने ये चैंपियनशिप न जीती होती तो नेटिजन्स उन पराजित अकादमियों को युद्ध अपराधी की तरह कोस रहे होते। अतीत में ऐसा कई बार हो चुका था। खैर, अगर परिणाम खराब होते तो उन्हें ईमानदारी से गालियां सुननी ही पड़तीं। लेकिन अब जब इंद्रप्रस्थ अकादमी ने तिरंगा फहरा दिया था तो अन्य अकादमियों ने राहत की सांस ली। और आचार्य हर्ष स्वाभाविक रूप से पूरे आयोजन स्थल के सबसे खुश व्यक्ति थे। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि उन्होंने आज इतिहास रच दिया है।
ये वह चैंपियनशिप है जिसका भारतवर्ष को पिछले कई वर्षों से बेसब्री से इंतजार था। इसे अच्छी तरह से सहेज लो, आखिरकार हमारा असुर साम्राज्य अगले साल इसे निश्चित रूप से वापस छीन लेगा। असुर साम्राज्य के कुलपति आचार्य राइस ने शांति से लेकिन कड़वाहट के साथ कहा। चूंकि उनकी अकादमी की टीम के सभी छात्र मारे जा चुके थे, इसलिए उन्हें अब संयम बरतने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सीधे युद्ध की घोषणा कर दी। ही वास्तव में आपको अगले साल तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। आचार्य हर्ष ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। भूलिए मत, कुछ ही महीनों में पाताल महाद्वीप अबिस कॉन्टिनेंट पर एक और वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता ग्लोबल अबिस ट्रायल कॉम्पिटिशन होने वाली है। उस समय विभिन्न देश निश्चित रूप से भाग लेंगे। और यहाँ मैं सभी को याद दिला दूं कि हमारी इंद्रप्रस्थ अकादमी भी रुद्रांश को भाग लेने के लिए निश्चित रूप से भेजेगी। सावधान रहिएगा। आचार्य हर्ष के ये शब्द सुनते ही पूरे आयोजन स्थल के कुलपति सन्न रह गए। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह बूढ़ा आचार्य ऐसा फैसला लेगा। असंभव लक्ष्य, 3 महीने और 80 स्तर। आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता मूल रूप से प्रमुख अकादमियों के तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सभी प्रतियोगी कम से कम स्तर 150 या उससे ऊपर के होते हैं। उच्चतम स्तर 170-180 तक पहुंच सकता है। यह एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है। ये दुनिया भर के सबसे शीर्ष युवा दिग्गजों को इकट्ठा करती है। पाताल परीक्षणों में भाग लेने के नियम और भी कड़े हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 18 वर्ष की आयु में विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो तीसरा वर्ष लगभग 21 वर्ष की आयु का होता है। प्रतियोगियों की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम स्तर 150 निर्धारित है। ये शर्त अकेले दुनिया भर के 98% युवा स्थानांतरण योद्धाओं ट्रांसफरर्स को बाहर करने के लिए पर्याप्त है। अभी रुद्रांश की आयु निश्चित रूप से मानक पर खरी उतरती है, लेकिन वह केवल स्तर 70 पर है। वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में अब केवल 3 महीने बचे हैं। 3 महीनों में स्तर को जबरन 80 अंक तक बढ़ाना, क्या वह ये कर सकता है? यह मत देखिए कि निम्न स्तर पर कालकोटरी डंजन साफ करके कुछ स्तर बढ़ाना कितना आसान लगता था, लेकिन एक बार जब आप स्तर 100 को पार कर जाते हैं तो आप पाएंगे कि स्तर बढ़ाना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए न केवल आपको पागलों की तरह कालकोटरी साफ करनी होगी, बल्कि जंगली इलाकों में राक्षसों को मारना होगा। इसके लिए न केवल कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत शक्ति का चरम पर होना भी जरूरी है। और स्तर 100 के चतुर्थ स्थानांतरण के बाद यह इतना सरल नहीं है कि एक कालकोटरी साफ की और स्तर बढ़ गया। अनुभव पट्टी एक्सपीरियंस बार को भरने के लिए अपने स्तर के उपयुक्त कई कठिन कालकोठरियों को साफ करना पड़ता है। 3 महीने में 80 स्तर बढ़ाना, ये किसी दिवास्वप्न जैसा है। उसे 1 या 2 साल देना अधिक तर्कसंगत होता। इसके अलावा भले ही रुद्रांश किसी चमत्कार से 3 महीने में 80 स्तर बढ़ा ले, लेकिन जब वह उस स्थान पर जाएगा जहां दिग्गजों का जमावड़ा होता है, तो वहां लोग आमतौर पर स्तर 160 से शुरू करते हैं। यदि वे रुद्रांश जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे शायद पहले दौर में ही बाहर कर दिया जाएगा। इन सभी कारकों पर विचार करते हुए आसपास के विदेशी अकादमी कुलपतियों ने पहले एक दूसरे की ओर देखा, नजरों का आदान प्रदान किया और फिर सभी ने उपहासपूर्ण मुस्कान बिखेरी। श्रीमान हर्ष, क्या आप अपनी डींगे मारने से पहले सोचते नहीं हैं? यदि आप वास्तव में रुद्रांश को भेजते हैं तो यह निश्चित रूप से उसे अपमानित करवाने जैसा होगा। कोई बात नहीं, मुझे श्रीमान हर्ष की यह जिद पसंद है। श्रीमान हर्ष को तब निश्चित रूप से पछतावा होगा। बस रुद्रांश को भाग लेने दें, हम अपने प्रतिशोध का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव और संसाधनों का बंटवारा। इस साल ग्लोबल ट्रांसफर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आवंटित 5% संसाधन अस्थायी रूप से आपको दिए जाएंगे। कई कुलपतियों की मुस्कान शांत और स्थिर थी। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें अपनी अंतिम जीत का पूरा भरोसा हो। जहां तक उन 5% संसाधनों का सवाल है, ये वह दांव है जो नवोदित विनिमय प्रतियोगिता के माध्यम से तय किया जाता है। पहले विभिन्न देश और जातियां संसाधनों के लिए साल भर युद्ध करते थे, जिससे पूरी दुनिया उथल-पुथल में रहती थी। संसाधन आवंटन की समस्या को हल करने के लिए ग्लोबल ट्रांसफर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसका प्रबंधन विभिन्न देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हर साल संसाधनों को समान रूप से वितरित करने के बाद कुछ अतिरिक्त संसाधन कोटा बच जाता था। वह किस देश को आवंटित किया जाना चाहिए, यह एक कांटेदार समस्या बन गई थी। इस प्रकार विभिन्न देशों के बीच नवोदित विनिमय प्रतियोगिता का विचार अस्तित्व में आया। नियम सरल था, मौत तक लड़ना बंद करो। अपने देशों के युवा दिग्गजों को एक दूसरे के साथ मुकाबला करने दो। जिस देश का दिग्गज चैंपियनशिप जीतेगा, वह अतिरिक्त संसाधन कोटा उस देश को पुरस्कृत किया जाएगा। अतीत में यह अतिरिक्त संसाधन कोटा शायद ही कभी भारतवर्ष के पास आया था। इस वर्ष का संसाधन कोटा आखिरकार सफलतापूर्वक भारतवर्ष की झोली में गिर गया है।
इस 5% संसाधन कोटे को कम मत समझिए। ये वैश्विक संसाधन कोटे का 5% है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। कम से कम ये देश भर के उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में औसतन 3 गुप्त क्षेत्र कालकोठरियां सीक्रेट रेल्म डंजन्स जोड़ सकता है। ये स्थानीय स्कूलों में छात्रों के औसत स्तर के सुधार में बहुत बड़ी मदद है। उदाहरण के लिए, किसी उच्च विद्यालय में स्नातकों का औसत स्तर 10 के आसपास होता है जब वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं। लेकिन इन 3 अतिरिक्त कालकोठरी संसाधनों के साथ स्नातकों का औसत स्तर 20 तक बढ़ जाएगा। पूरे 10 स्तरों की वृद्धि। इसका मतलब है कि छात्रों की गुणवत्ता भी धीरे धीरे ऊपर उठेगी। यही एक मजबूत देश की नींव है। इसलिए विभिन्न देश संसाधनों को बहुत महत्व देते हैं। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि उन विदेशी जातियों के पास भारतवर्ष की टीम के साथ लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं था? रुद्रांश, पशु स्वामियों का नया ध्वजवाहक। इस समय सारी महिमा इंद्रप्रस्थ अकादमी की है। ये भारतवर्ष की भी है, और उससे भी कहीं अधिक ये रुद्रांश की है। जिसकी भी आंखें थीं, वह जानता था कि इंद्रप्रस्थ अकादमी की टीम का कप्तान रुद्रांश ही परिणाम तय करने वाला प्रमुख व्यक्ति था। निस्संदेह वह FMVP, फाइनल्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था। अपनी उत्कृष्ट कमान क्षमता और मजबूत व्यक्तिगत शक्ति के साथ उसने टीम को इस विदेशी जाति नवोदित विनिमय प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रेरित किया। ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में अनगिनत टिप्पणियों कमेंट्स ने रुद्रांश और पूरी इंद्रप्रस्थ अकादमी टीम के लिए जयकार और जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि दर्शकों की भावनाएं भी बहुत जटिल थीं। जिस दिन प्रतियोगिता शुरू हुई थी, इस टीम और यहां तक कि कप्तान रुद्रांश को भी किसी ने पसंद नहीं किया था। एक स्तर 70 का पशु स्वामी बीस्ट मास्टर अपने 6 स्तर 80 के साथियों के साथ आमतौर पर स्तर 90 या उससे अधिक की विदेशी नवोदित टीमों के खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता था। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने ये कर दिखाया। वास्तविकता के प्रबल विरोधाभास ने सभी दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, लेकिन वे बेहद हैरान भी महसूस कर रहे थे। यदि वह इसी तरह बढ़ता रहा तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक महान हस्ती बनेगा। शायद वह पशु स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाला वह व्यक्तित्व बन सकता है जो इस पेशे का ध्वजवाहक बनेगा। हर कोई भावनाओं के साथ आह भरे बिना नहीं रह सका। वे सब कहते थे कि पशु स्वामी बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन रुद्रांश ने इस पेशे के साथ FMVP जीता। यह क्या साबित करता है? कोई भी पेशा कमजोर नहीं होता, केवल लोग कमजोर होते हैं। अगले लक्ष्य की ओर मंजरी की वापसी। अखाड़े के बीचों बीच रुद्रांश शांत खड़ा था। नव्या अब वापस अपने छोटे रूप में उसके गले में लिपटी हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा जहां प्राचीन अंधकार असुर का प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा था। मंजरी, उसने धीमे से कहा। तभी अखाड़े के बीच में एक दरार सी खुली और बैंगनी रंग का एक छोटा सा गोला उछलकर बाहर आया और सीधे रुद्रांश की बाहों में जा गिरा। गुड़, मंजरी वापस आ गई थी। हालांकि वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन वह सुरक्षित थी। रुद्रांश ने अपनी टीम की ओर देखा। मंगेश, विमल, निधि और अन्य लोग गर्व से सिर उठाए खड़े थे। वे अब केवल छात्र नहीं थे, वे विजेता थे। कप्तान, अब अगला क्या है? विमल ने उत्साह के साथ पूछा। रुद्रांश की आंखों में एक नई चमक थी। आचार्य हर्ष ने मुझे एक नई चुनौती दी है। 3 महीने, स्तर 150 और पाताल महाद्वीप। मंगेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्तर 150? कप्तान, वह तो लगभग नामुमकिन है। रुद्रांश ने एक हल्की मुस्कान बिखेरी। मेरे लिए नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। नव्या और मंजरी के साथ हम दुनिया को दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। अध्याय 164 पुरस्कार वितरण समारोह। वर्चस्व की दहलीज। अखाड़े में गूंजते जयकारों के शांत होने के बाद वह घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था, पुरस्कार वितरण समारोह। इस प्रतियोगिता का नियम अत्यंत कठोर था। समारोह केवल विजेताओं चैंपियंस के लिए आयोजित किया जाता था। जहां तक उपविजेता, तीसरे या चौथे स्थान का सवाल था, खेद है, उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, क्योंकि विजेता के अलावा अन्य स्थानों के लिए कोई पुरस्कार निर्धारित नहीं था। दूसरा, क्योंकि इस तरह की ड्रॉ आधारित प्रतियोगिता में केवल चैंपियन के खिताब का ही वास्तविक मूल्य होता था। ऐसा नहीं था कि असुर साम्राज्य या एल्फ साम्राज्य की टीमें मजबूत नहीं थीं, लेकिन कभी कभी भाग्य के कारण कम शक्तिशाली टीमें शीर्ष 8 या शीर्ष 4 तक पहुंच जाती थीं। अतीत में ऐसा हुआ था कि एक औसत टीम ने हर बार सबसे कमजोर प्रतिद्वंद्वी को चुना और फाइनल तक पहुंच गई, जबकि शक्तिशाली टीमें पहले ही दौर में एक दूसरे से भिड़कर बाहर हो गईं। लेकिन इस साल कहानी अलग थी। इंद्रप्रस्थ अकादमी ने शीर्ष 4 में 3 शक्तिशाली विदेशी टीमों का सामना किया था। फिर भी रुद्रांश और उसकी टीम ने जीत का रास्ता खुद बनाया। इस चैंपियनशिप की कीमत पर उंगली उठाने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। स्वर्णिम वर्षा और ऐतिहासिक क्षण। आयोजन के आयोजक व्यक्तिगत रूप से मंच पर पुरस्कार प्रदान करने आए। ग्लोबल ट्रांसफर फेडरेशन के उपाध्यक्षों में से एक, श्री लोकेंद्र नाथ, जो स्वयं भारतवर्ष से थे, इस समारोह का नेतृत्व कर रहे थे।
उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। अपने देश की टीम को विश्व मंच पर तिरंगा लहराते और गौरव लाते देखना उनके लिए अत्यंत गर्व की बात थी। मुख्य मंच के कुलपति भी टीम के सदस्यों से हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए नीचे आए। पूरे अखाड़े में सुनहरी बारिश गोल्डन रेन होने लगी, जो रुद्रांश और उसके साथियों पर गिर रही थी। इस समय इंद्रप्रस्थ अकादमी की टीम निस्संदेह अत्यंत गौरवशाली थी। तस्वीरें लेने, हाथ मिलाने और संक्षिप्त विजय भाषण देने जैसी औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद इंद्रप्रस्थ अकादमी की चैंपियनशिप ट्रॉफी उठाने का समय आया। ये ट्रॉफी एसएसएस ग्रेड सामग्री आकाशमणि पत्थर से तैयार की गई थी। ये पन्ने जैसी दिखने वाली एक पारभासी ट्रॉफी थी, जो हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। ये वास्तव में अमूल्य थी। रुद्रांश और उसके साथियों ने ट्रॉफी को ऊपर उठाया। क्लिक। मंच के नीचे मौजूद फोटोग्राफरों ने इस बहुमूल्य क्षण को अपने कैमरों में कैद कर लिया। प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं। अब पुरस्कार प्राप्त करने का समय था। पुरस्कारों का अनावरण। एसएसएस ग्रेड का चमत्कार। इतने महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए आयोजकों ने शानदार पुरस्कार तैयार किए थे। रेशमी साड़ियां पहने सुंदर परिचारिकाएं पहले से ही मंच पर आ रही थीं, जिनके हाथों में शानदार रत्न जड़ित बक्से थे। यह आ गया चैंपियन टीम के लिए फेडरेशन का पुरस्कार। इसके अंदर क्या हो सकता है पता नहीं। हर साल पुरस्कार बदलते हैं, ये किस्मत पर निर्भर करता है। दर्शकों के बीच, चाहे वे आम लोग हों या विभिन्न देशों की पराजित विदेशी टीमें, सभी इन बक्सों को उत्सुकता से देख रहे थे। ये निश्चित रूप से एसएसएस ग्रेड कौशल पुस्तक स्किल बुक नहीं होगी। वह बहुत महंगी है, यहाँ तक कि फेडरेशन भी उसे वहन नहीं कर सकता। वास्तव में एक साथ 7 एसएसएस ग्रेड कौशल पुस्तकें देना बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना होगा। विश्व स्तर पर एसएसएस ग्रेड कौशल पुस्तकों का वार्षिक उत्पादन 10 से अधिक नहीं होता। मुख्य बात यह थी कि यदि वे बनती भी थीं, तो देश उन्हें फेडरेशन को नहीं सौंपते थे। वे या तो उन्हें खुद बेचते थे या खुद इस्तेमाल करते थे। इसलिए ये पुस्तकें अत्यंत दुर्लभ थीं। हालांकि टीम प्रतियोगिता होने के कारण 7 पुरस्कारों की आवश्यकता थी। जैसा कि दर्शकों ने अनुमान लगाया था, टीम के अन्य 6 सदस्यों के लिए पुरस्कार समान थे। एसएस ग्रेड सार्वभौमिक कौशल पुस्तकें यूनिवर्सल स्किल बुक्स। इनका नाम था उत्साह का घंटा, बेल ऑफ एक्साइटमेंट। इसे क्रियान्वित करने पर उपयोगकर्ता 5 मिनट के लिए सभी नकारात्मक प्रभावों और नियंत्रण प्रभावों डिबफ्स एंड सीसी से मुक्त हो जाता था। ये किसी भी योद्धा के लिए एक वरदान था, लेकिन असली धमाका रुद्रांश के लिए था, जो एफएमवीपी था। उसे मिली एसएसएस ग्रेड सार्वभौमिक कौशल पुस्तक विधि का न्याय, ऑर्डर्स जजमेंट। विधि का न्याय और वैश्विक राजनीति। क्या ये तो विधि का न्याय है? वाह, इस साल का चैंपियन पुरस्कार बहुत उदार है। नहीं, मुझे भी जलन हो रही है। आखिरकार इस कौशल का वैश्विक भंडार बहुत कम है। विधि का न्याय, ऑर्डर्स जजमेंट। जब किसी लक्ष्य पर इसका उपयोग किया जाता है, तो ये लक्ष्य के सभी गुणों एट्रीब्यूट्स को 60 सेकंड के लिए 80% तक जबरन कम कर देता है। यह एक ऐसा कौशल था जो किसी भी भगवान को भी साधारण इंसान बना सकता था। इस प्रतियोगिता से पहले पूरे विश्व में इस कौशल को रखने वाले लोगों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी। अब जिन्हें सबसे ज्यादा पछतावा होना चाहिए, वे विभिन्न असुर साम्राज्यों के उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? सरल है, उन्होंने इस योजना को इसलिए लागू किया क्योंकि उन्हें अपनी युवा पीढ़ी की ताकत पर पूरा भरोसा था। यदि ये असुर टीमें स्वतंत्र संघ, फ्री फेडरेशन या अन्य देशों में चैंपियनशिप जीतती, तो यह विधि का न्याय पूरी तरह से असुर साम्राज्यों के पास जमा हो जाता। आप सही कह रहे हैं। मैंने अभी स्वतंत्र संघ में पढ़ रहे अपने मित्र को फ़ोन किया और उसने कहा कि इस साल वहाँ असुर टीमें अजेय थीं। असुर साम्राज्य की टीमों ने अन्य देशों में भी बढ़त बनाई हुई है। यदि कोई आश्चर्य नहीं हुआ, तो स्वतंत्र संघ, जापान और कोरिया जैसे देशों में भी इस साल असुर साम्राज्य की टीमें ही चैंपियन बनेंगी। सांख्यिकीय विश्लेषण, नस्लीय और वैश्विक डेटा। इस क्षण वैश्विक परिदृश्य पर एक नज़र डालना आवश्यक है। ग्लोबल ट्रांसफॉरर अलायंस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संसाधनों और शक्ति का वितरण कुछ इस प्रकार है। समूह, जाति, वैश्विक संसाधन नियंत्रण प्रतिशत, शीर्ष स्तरीय योद्धा स्तर 150 जोड़ इस वर्ष की चैंपियनशिप जीत। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 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 पूर्णविराम। मनुष्य, भारत वर्ष 12% 4501 नवोदित विनिमय। असुर साम्राज्य 28% 12003 अनुमानित। एल्फ साम्राज्य 18% 8000 शून्य। पशु मानव 20% 6500 शून्य। अन्य स्वतंत्र संघ 27% 11001। नोट, ये आंकड़े इस साल की नवोदित विनिमय प्रतियोगिता के बाद के हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि असुर साम्राज्य वर्तमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नस्लीय शक्ति है। उनके पास सबसे अधिक उच्च स्तरीय योद्धा और संसाधन हैं।
इस साल की रणनीति के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य इन एसएसएस ग्रेड पुरस्कारों पर एकाधिकार मोनोपोली करना था। लेकिन रुद्रांश ने भारतवर्ष में उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया। जहां अन्य देशों में असुरों ने अपनी जीत का परचम लहराया, वहीं भारत में उन्हें धूल चाटनी पड़ी। इसका मतलब था कि भारतवर्ष अब वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है। रुद्रांश का मौन और भविष्य की तैयारी। रुद्रांश ने अपने हाथ में उस काली और सुनहरी किताब को देखा। विधि का न्याय, ये वह शक्ति थी जो किसी भी बड़े से बड़े शत्रु को धूल चटाने के लिए काफ़ी थी। उसके कंधे पर बैठी नव्या लिटिल किंग ने भी उस पुस्तक की शक्ति को महसूस किया और एक हल्की गर्जना की। कप्तान, ये तो गजब हो गया। मंगेश ने अपना एसएस ग्रेड पुरस्कार दिखाते हुए कहा। अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। रुद्रांश ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे पता था कि आचार्य हर्ष ने उसे जिस पाताल महाद्वीप की चुनौती दी है, वहाँ केवल कौशल पुस्तकें काम नहीं आएंगी। वहाँ का माहौल, वहाँ के राक्षस और वहाँ का मौत का दबाव कुछ और ही होगा। समारोह समाप्त हुआ। जैसे ही टीम मंच से नीचे उतरी, रुद्रांश को महसूस हुआ कि हजारों आंखें उसे घूर रही हैं। कुछ गर्व से, कुछ जलन से और कुछ विशेष रूप से असुर साम्राज्य के लोग अत्यंत घृणा से। असुरेंद्र की मौत ने असुर साम्राज्य और भारतवर्ष के बीच की दुश्मनी की आग में घी डाल दिया था। अगले अध्याय की झलक। रुद्रांश अब अपने कॉलेज वापस लौटने की तैयारी कर रहा है, जहां उसका भव्य स्वागत होने वाला है। लेकिन क्या ये जीत केवल खुशियां लाएगी, या ये रुद्रांश के लिए नई और अधिक खतरनाक चुनौतियों की शुरुआत है? असुर साम्राज्य अपनी हार का बदला कैसे लेगा? अध्याय 165, अतीत का पुनरावलोकन। चैंपियंस के प्रशंसकों का दबदबा। जैसे ही मंच पर आधिकारिक घोषणा हुई, पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया और फिर एक लंबी आह सुनाई दी। वहां मौजूद हर दर्शक खुद को इस बात पर आश्चर्य करने से नहीं रोक सका कि परिणाम कितना करीब था। अगर इंद्रप्रस्थ अकादमी की टीम ने अंत में वह बाजी नहीं जीती होती, तो वे चारों विधि का न्याय, ऑर्डर्स जजमेंट कौशल पुस्तकें पूरी तरह से असुर साम्राज्य डेमन एम्पायर के हाथों में चली जातीं। ये वैश्विक शक्ति संतुलन में असुरों का पूर्ण एकाधिकार मोनोपोली स्थापित कर देता। जब दर्शक इस रोमांचक मोड़ पर चर्चा कर रहे थे, तभी आयोजन के कर्मचारियों ने अन्य पुरस्कार वितरित करना शुरू किया। ये पुरस्कार मुख्य रूप से दुर्लभ अमृत एलिक्सियर्स और बहुमूल्य सामग्रियां थीं। उनमें से अधिकांश एस और एसएस ग्रेड की वस्तुएं थीं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों दिव्य स्फटिक पत्थरों होली क्रिस्टल स्टोन्स में थी। एक महत्वपूर्ण नियम के तहत सभी विजेताओं को अपने कौशल की पुस्तकें मौके पर ही सीखनी और आत्मसात करनी थीं। ये फेडरेशन की एक सुरक्षा नीति थी ताकि इन अमूल्य पुस्तकों को चोरी होने या छीने जाने से बचाया जा सके। यदि कोई इन्हें बेचना चाहता था, तो आयोजक स्वयं उनकी नीलामी करते और बदले में स्फटिक पत्थर प्रदान करते, लेकिन वे कभी भी इन्हें पाताल संगठनों इविल ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में नहीं जाने देते थे। तस्वीरें ली गईं, ट्रॉफी हवा में लहराई गई और विजयी भाषण दिए गए। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का आधिकारिक समापन हुआ। पराजित टीमों के चेहरों पर निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। आखिरकार विजेता तो केवल एक ही होता है, और जिसकी शक्ति कम रह गई, वह केवल स्वयं को ही दोष दे सकता था। प्रलोभन और वफादारी, रुद्रांश का संकल्प। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। ग्लोबल ट्रांसफॉर फेडरेशन के लोकेंद्र नाथ और अन्य विदेशी साम्राज्यों के कुलपतियों ने व्यक्तिगत रूप से रुद्रांश से मुलाकात की। कई कुलपतियों ने तो बिना किसी संकोच के रुद्रांश के सामने आकर्षक प्रस्तावों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि यदि रुद्रांश उनके देशों में आकर अध्ययन करना चाहता है, तो उसका हमेशा स्वागत है। यहाँ तक कि उन्होंने उसे नागरिकता बदलने और अप्रवास इमिग्रेशन के लिए ग्रीन सिग्नल देने का वादा किया, साथ ही स्वागत उपहार के रूप में एक एसएसएस ग्रेड संसाधन देने की पेशकश भी की। ये देखकर आचार्य हर्ष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये लोग बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं जानते। मेरे सामने ही मेरे सबसे होनहार छात्र को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मन ही मन गुस्से में सोचा। सच्चाई ये थी कि पिछले कुछ वर्षों में मनुष्य कमजोर रहे थे और कई प्रतिभावान योद्धा बेहतर सुविधाओं या शक्ति के लालच में विदेशी असुर साम्राज्यों में जाकर बस गए थे। उन साम्राज्यों में समानता जैसा कोई कानून नहीं था, वहां केवल शक्ति का सम्मान होता था। शक्तिशाली लोग गुलाम रख सकते थे और कमजोरों पर अत्याचार कर सकते थे। उन लोगों के लिए ये स्वर्ग था जो अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को खुला छोड़ना चाहते थे। लेकिन रुद्रांश के मन में इस तथाकथित स्वतंत्रता के लिए कोई आकर्षण नहीं था। उसने पूरी विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। घर वापसी की योजना। ठीक है, चून की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, आज रात हम जश्न मनाएंगे और कल सुबह आधिकारिक तौर पर इंद्रप्रस्थ अकादमी लौटेंगे, आचार्य हर्ष ने घोषणा की। मूल रूप से आचार्य चाहते थे कि टीम यहाँ कुछ दिन और रुककर आराम करे और जीत का आनंद ले, लेकिन विदेशी कुलपतियों की गिद्ध जैसी नज़रों को देखते हुए उन्हें यहाँ रुकना असुरक्षित लगा। उन्हें डर था कि कहीं ये लोग रुद्रांश का अपहरण न कर लें।
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण थे जहां राष्ट्रीय प्रतिभाओं का अपहरण कर लिया गया और गुप्त तकनीकों का उपयोग करके उनका मस्तिष्क प्रक्षालन ब्रेन वॉशिंग किया गया, जिससे वे अपने ही देश के खिलाफ लड़ने वाले वफादार सैनिक बन गए। असुर साम्राज्यों में यह आम बात थी। जब बड़े देश छोटे देशों को जीतते थे तो वे उनकी प्रतिभाओं का इसी तरह शोषण करते थे। विशेष रूप से जापान और कोरिया जैसे देशों में ऐसे मामले अक्सर सामने आते थे। सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ये तय हुआ कि विजय भोज के तुरंत बाद वे भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करेंगे। इंटरनेट पर विस्फोट, मोस्टडर्स अकादमी की फजीहत। अखाड़े में युद्ध शांत हो गया था, लेकिन डिजिटल दुनिया में असली संग्राम अभी शुरू हुआ था। विभिन्न वेबसाइटों, मंचों, फोरम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल रुद्रांश और इंद्रप्रस्थ अकादमी की ही चर्चा थी। भारतवर्ष ने लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मस्तक गर्व से ऊंचा किया था। लेकिन इस जीत के साथ ही पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ गया था। सबसे ज्यादा फजीहत मोस्टडर्स अकादमी की हो रही थी। नेटिजन्स को वह समय याद था जब मोस्टडर्स के सबसे होनहार छात्र विराज ने रुद्रांश का अपमान किया था। विराज ने बड़े गर्व से कहा था, अगर तुम मुकाबले में मिले तो मैं तुम्हें घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाऊंगा। परिणाम क्या रहा? अखाड़े में कदम रखते ही रुद्रांश के एक साधारण ब्लॉक कौशल ने विराज को लहूलुहान कर दिया और उसे वास्तव में घुटनों पर ला दिया। अगर वह मृत्यु युद्ध होता तो रुद्रांश का वह वार विराज के दिल के आर पार होता। अब नेटिजन्स मोस्टडर्स अकादमी को आड़े हाथों ले रहे थे। तारांकन भाइयों, याद रखना, अब कोई भी मोस्टडर्स अकादमी में आवेदन नहीं करेगा। तारांकन, बिल्कुल सही, मेरी रैंक अच्छी है, मैं तो इंद्रप्रस्थ अकादमी जाऊंगा। तारांकन, हाँ, मोस्टडर्स का प्रवेश कटौती अभियान शुरू हो चुका है। पराजित होने के बाद मोस्टडर्स के छात्र अब बचाव में कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। कई छात्र तो अब दूसरी अकादमी में स्थानांतरण ट्रांसफर लेने के बारे में सोच रहे थे। जो लोग पहले कह रहे थे कि विराज केवल लापरवाह था, उन्होंने जब फाइनल में नव्या का वह विशालकाय रूप देखा तो उनके मुंह पर ताला लग गया। तथ्य सबके सामने थे, रुद्रांश की शक्ति का स्तर विराज से कोसों आगे था। प्रशंसकों की ताकत, ब्लॉगर्स की माफी। प्रतियोगिता से पहले जिन वीडियो ब्लॉगर्स ने भेड़चाल चलते हुए इंद्रप्रस्थ अकादमी की टीम का मजाक उड़ाया था, अब उनके कमेंट सेक्शन पर समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। दबाव इतना बढ़ गया कि इन ब्लॉगर्स को सार्वजनिक रूप से माफीनामा जारी करना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि वे महानता को पहचानने में अज्ञानी थे। कुछ ढीठ ब्लॉगर्स जो चुप रहे, उनके वीडियो को हजारों लोगों ने रिपोर्ट करके हटवा दिया। यहां तक कि उनके प्रायोजक ब्रांडों ने भी रातों रात उनसे संबंध तोड़ लिए। ये है एक चैंपियन के प्रशंसकों का मूल्य। रुद्रांश का मौन और नया संकल्प। जश्न के शोर से दूर रुद्रांश अपने होटल के कमरे की बालकनी में बैठा था। उसके सामने विधि का न्याय की पुस्तक और नव्या की छोटी सी आकृति थी। नव्या, ये तो बस शुरुआत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसे पता था कि आचार्य हर्ष ने उसे जिस पाताल महाद्वीप के लिए चुना है, वहां ये प्रशंसाएं और ये जश्न कोई मायने नहीं रखेंगे। वहां केवल वही जीवित बचेगा जो हर पल खुद को विकसित करने के लिए तैयार रहेगा। उसके सामने अब एक नया लक्ष्य था, 90 दिनों के भीतर स्तर 150 तक पहुंचना। सांख्यिकीय सारांश, चैंपियनशिप का डेटा, श्रेणी डेटा, पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। टीम की जीत 7-0, फाइनल बनाम असुर साम्राज्य। मुख्य खिलाड़ी FMVP रुद्रांश पशुस्वामी। प्राप्त संसाधन 5% वैश्विक संसाधन कोटा भारतवर्ष के लिए। रुद्रांश का वर्तमान स्तर 71, आगामी लक्ष्य स्तर 150 90 दिनों में। अगले अध्याय की झलक। रुद्रांश और उसकी टीम कल भारतवर्ष की राजधानी लौट रही है, जहां उनका स्वागत किसी सम्राट की तरह होने वाला है। लेकिन क्या ये शांति लंबे समय तक बनी रहेगी? असुर साम्राज्य ने अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया है। पर्दे के पीछे एक नई साजिश रची जा रही है। अध्याय 166, वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता। प्रणाली पुरस्कारों का वितरण। प्रतियोगिता का आधिकारिक समापन हो गया था। जिस आलीशान हवेली और विला में इंद्रप्रस्थ अकादमी की टीम ठहरी हुई थी, वहां लौटने के बाद विजय भोज सेलिब्रेशन बैंक्वेट का आगाज हुआ। यह उत्सव केवल इंद्रप्रस्थ अकादमी के लिए नहीं था, भारतवर्ष की अन्य अकादमियों की टीमें भी इसमें शामिल हुई थीं। आखिरकार ये वह विश्व चैंपियनशिप थी जिसे भारतवर्ष ने कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद वापस हासिल किया था। 10 साल पहले का समय याद करें तो भारतवर्ष के नवोदित छात्र अक्सर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते थे। अन्य विदेशी असुर साम्राज्यों के नवोदितों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा अत्यंत भीषण और बराबरी की होती थी। लेकिन हाल के वर्षों में भारतवर्ष ऐसा कोई युवा योद्धा पैदा नहीं कर पाया था जो राष्ट्रीय ध्वज को अपने कंधों पर उठा सके। यही कारण था कि पिछली कुछ प्रतियोगिताओं की चैंपियनशिप अन्य विदेशी साम्राज्यों के हाथों में चली गई थी। खैर, इसे सामान्य भी माना जा सकता है। असाधारण प्रतिभाएं कोई खेत की मूली नहीं होती जिन्हें हर साल उगाया जा सके।
लेकिन सौभाग्य से इस वर्ष अंततः कोई ऐसा मिला जो इस भारी जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम था, और वह व्यक्ति निस्संदेह रुद्रांश था। इस चैंपियनशिप को जीतने से भारतवर्ष की अन्य अकादमियों ने भी गर्व महसूस किया। इसके अलावा अन्य अकादमियों के ये शीर्ष छात्र रुद्रांश से दोस्ती करना चाहते थे। जैसा कि कहावत है, जब आप बाहर होते हैं तो एक और दोस्त का मतलब है एक और रास्ता। मजबूत और विश्वसनीय दोस्त बनाना हमेशा सही होता है, क्योंकि ज़रूरत के समय वे वास्तव में आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ये छात्र भी अपने हाथों में मदिरा के गिलास लिए बार बार रुद्रांश के पास आ रहे थे। मंजरी और नव्या का आनंद। जहां तक नव्या लिटिल किंग और मंजरी लिटिल पर्पल का सवाल है, ये दोनों नन्हे जीव भोज की मेजों पर सजे स्वादिष्ट व्यंजनों का सफाया करने में व्यस्त थे। असुर टीम के सामूहिक विनाश के साथ ही मंजरी उस अंधकार में स्थान से मुक्त हो गई थी। जब वह बाहर आई तो उसकी बटन जैसी बैंगनी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह सांत्वना के लिए सीधे अपने स्वामी रुद्रांश की बाहों में दुबक गई। भले ही मंजरी एक ब्रह्मांडीय स्तर की दिव्य जीव कॉस्मिक डिवाइन बीस्ट है, लेकिन उसकी उम्र और मानसिकता अभी भी एक बच्चे जैसी है। उस अत्यंत अंधेरे स्थान में प्राचीन अंधकार असुर द्वारा बंद किए जाने पर डर लगना स्वाभाविक था। लेकिन नन्ही मंजरी शायद यह नहीं जानती कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ जब तक कोई शक्तिशाली चतुर्थ स्थानांतरण फोर्थ टर्न विशेषज्ञ वार नहीं करता, वह स्तर 100 के नीचे अजेय है। जैसे ही रुद्रांश ने इन दोनों को प्रतियोगिता में चमकने की अनुमति दी, भोज में और भी लोग उनके आसपास जमा हो गए। विशेष रूप से लड़कियां। इन दो गोल मटोल और प्यारे जीवों को देखकर वे अपनी आंखों में चमक लिए उनके पास आने से खुद को रोक नहीं पाईं। खासकर नन्ही स्लाइम मंजरी। उसका शरीर नर्म और लचीला था, जिसे छूने पर बहुत अच्छा एहसास होता था। मंजरी को इन लड़कियों के छूने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह बस खाने और सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि इतनी प्यारी और आज्ञाकारी दिखने वाली स्लाइम ने न केवल उन 7 असुरों को खा लिया था, बल्कि एल्फ टीम के सदस्यों के अंगों को भी चबा डाला था। इसके बावजूद लड़कियों को ये जीव डरावने नहीं लगे। असुरों की नज़रों में मनुष्य निम्न कोटि के प्राणी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्यों की नज़रों में इन विदेशी जातियों को सामान्य इंसान मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, अपमान और प्रतिशोध। रुद्रांश इस सामाजिक मेलजोल से काफ़ी थक गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए चेहरे पर कोई वार नहीं करता। यदि कोई आपसे विनम्रता और शिष्टाचार से बात करने आता है तो आप उसे कड़वा जवाब नहीं दे सकते, विशेष रूप से तब जब कई कुलपति और शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उससे बात करने आए हों। इस बीच उसके दोनों नन्हे साथी पेट भर खाकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। जहां तक विदेशी साम्राज्यों की टीमों का सवाल है, वे प्रतियोगिता समाप्त होते ही भारतवर्ष छोड़कर चले गए थे। क्या मजाक है, इस साल भारतवर्ष पिछले वर्षों जैसा नहीं था। पहले यह वह स्थान था जहां वे अपनी नस्लीय श्रेष्ठता दिखाते थे, अब यह उनके लिए शोक का स्थान बन गया था। विशेष रूप से पशु राज दरबार बीस्टमैन रॉयल कोर्ट और असुर साम्राज्य डेमन एम्पायर, दोनों की टीमें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। अनुमान है कि यह खबर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट पर भी फैल गई है, जिससे निश्चित रूप से खलबली मचने वाली है। स्वतंत्र संघ, फ्री फेडरेशन, जापान और कोरिया जैसे राष्ट्रों का निश्चित रूप से उपहास किया जाएगा, क्योंकि इन देशों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में असुर साम्राज्य की टीमें ही चैंपियन बनी थीं। हालांकि भारतवर्ष में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अन्य देशों में वे हर जगह फले फूले। उन 3 देशों ने अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह खो दी है। लेकिन जब इन देशों के लोगों ने भारतवर्ष में हुई घटना के बारे में सुना तो वे उत्तेजित हो गए। कुछ नेटिजन्स ने इन 3 शर्मनाक देशों की आलोचना की, तो कुछ ने इस अवसर पर भारतवर्ष की जमकर प्रशंसा की। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया। रुद्रांश, ये वह तुच्छ मनुष्य है जिसने मेरे असुर साम्राज्य का अपमान किया है। असुर साम्राज्य के नेटिजन्स रुद्रांश के प्रति बहुत गहरी शत्रुता रखते थे। पशु राज दरबार के लोगों का भी यही हाल था। दोनों ने घोषणा की कि 3 महीने बाद होने वाली वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता ग्लोबल अबिस ट्रायल कॉम्पिटिशन में वे मानवीय देशों की सभी टीमों का संहार कर देंगे। संहार क्यों? क्योंकि पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में हत्या की अनुमति है। वहाँ कोई प्रतिबंधात्मक नियम नहीं है। संक्षेप में, इसका मतलब है कि आप इस प्रतियोगिता में किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग कर सकते हैं। जब इन 2 साम्राज्यों ने अपने बयान दिए तो इसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन मंचों पर काफ़ी लहरें पैदा कर दीं। मानवीय देशों के कई नेटिजन्स चिंतित थे। असुर साम्राज्य की इस वर्ष की शक्ति सर्वविदित है और वे इस पाताल प्रतियोगिता के संभावित विजेता माने जा रहे हैं। प्रणाली का महाउपहार, शक्तियों का कायाकल्प। देर रात वह जीवंत और उत्सवपूर्ण भोज समाप्त हुआ। रुद्रांश अपने दोनों नन्हे साथियों के साथ अपने निवास पर लौटा। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे अत्यंत थकान महसूस हुई। टिंग! तभी उसके मस्तिष्क में प्रणाली सिस्टम की ठंडी इलेक्ट्रॉनिक अधिसूचना ध्वनि गूंजी।
ग्रेटर दैन पता चला है कि विदेशी जाति नवोदित विनिमय प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आपने प्रणाली द्वारा जारी किए गए कार्य को पूरा कर लिया है। इस विनिमय प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने पर बधाई। ग्रेटर दैन अब कार्य पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। ग्रेटर दैन पुरस्कार 1, आपकी प्रतिभा 10,000 पशुओं का आशीर्वाद 10,000 बीस्ट्स फेवर अप 10,000 पशुओं का दैवीय अधिकार 10,000 बीस्ट्स डिवाइन अथॉरिटी में विकसित हो गई है। इसकी श्रेणी एसएसएस ग्रेड से उन्नत होकर दैवीय श्रेणी डिवाइन ग्रेड हो गई है। ग्रेटर दैन पुरस्कार 2, आपके सभी कौशलों की गुणवत्ता एस ग्रेड में उन्नत कर दी गई है। एस ग्रेड से ऊपर के कौशलों का स्तर नहीं बदलेगा। भविष्य में आप जो भी एस ग्रेड से नीचे के कौशल सीखेंगे वे सीखने के बाद स्वचालित रूप से एस ग्रेड में उन्नत हो जाएंगे। ग्रेटर दैन पुरस्कार 3, आपका स्तर उन्नत होकर स्तर 90 हो गया है। ग्रेटर दैन सभी पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं। कृपया स्वयं जांच करें। मेजबान ग्रेटर दैन हिस रुद्रांश, जिसका सिर उच्च श्रेणी की जादुई मदिरा पीने के कारण थोड़ा भारी था, इस क्षण स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गई। सांख्यिकीय विश्लेषण, शक्तियों का नया चार्ट। पुरस्कारों के वितरण के बाद रुद्रांश की नई शक्ति स्थिति का विश्लेषण यहाँ दिया गया है। विवरण: पुरानी स्थिति स्तर 71, नई स्थिति स्तर 90, परिवर्तन प्रभाव पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 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 पूर्णविराम। स्तर लेवल 71, 90 जोड़ 1, 9 स्तरों की तत्काल वृद्धि। मुख्य प्रतिभा 10,000 पशुओं का आशीर्वाद एसएसएस 10,000 पशुओं का दैवीय अधिकार डिवाइन पशुओं पर नियंत्रण और संवाद की शक्ति में 1000% की वृद्धि। कौशल गुणवत्ता मिश्रण डी से एसएस न्यूनतम एस ग्रेड। अब कोई भी कमजोर कौशल रुद्रांश के पास नहीं रहेगा। चतुर्थ स्थानांतरण दूरी 29 स्तर दूर, केवल 10 स्तर दूर, स्तर 100 के करीब, शक्ति में भारी उछाल। स्तर 90 पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। सामान्य तौर पर एक प्रतिभाशाली छात्र को स्तर 70 से 90 तक पहुंचने में कम से कम 2 साल की कड़ी मेहनत लगती है। रुद्रांश ने इसे पलक झपकते ही हासिल कर लिया था। पाताल की ओर पहला कदम। रुद्रांश ने अपने शरीर के भीतर बहती हुई ऊर्जा को महसूस किया। ये पहले से कहीं अधिक तीव्र और शुद्ध थी। उसकी त्वचा पर एक हल्की सुनहरी आभा चमक रही थी, जो उसके दैवीय श्रेणी की प्रतिभा के विकास का प्रमाण थी। उसने अपने पास सो रही नव्या और मंजरी को देखा। दोस्तों, अब खेल बदल गया है। स्तर 90 के साथ हम अब केवल नवोदित नहीं रहे। उसका अगला लक्ष्य अब बिल्कुल स्पष्ट था, स्तर 100 पर पहुंचकर चतुर्थ स्थानांतरण पूरा करना। आचार्य हर्ष ने उसे स्तर 150 तक पहुंचने के लिए 90 दिन दिए थे, लेकिन प्रणाली के इस पुरस्कार ने उसे एक बहुत बड़ी शुरुआत हेड स्टार्ट दे दी थी। अब उसे केवल 60 और स्तरों की आवश्यकता थी। अध्याय 167, एक के बाद एक 2 महाकार्य। उदारता। ये केवल सामान्य उदारता नहीं थी, यह अकल्पनीय थी। रुद्रांश ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देवदूत प्रणाली सिस्टम का पुरस्कार इतना भव्य होगा। केवल 3 पुरस्कार थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक किसी को भी स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त था। सबसे पहले 10,000 पशुओं का आशीर्वाद प्रतिभा का उन्नयन था। इस प्रतिभा का मूल प्रभाव पशु स्वामी वर्ग के कौशल के प्रभाव को 10 गुना यानी 1000% बढ़ाना था। लेकिन अब इसे 10,000 पशुओं का दैवीय अधिकार द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था और इसकी गुणवत्ता सीधे दैवीय डिवाइन श्रेणी की हो गई थी। ग्रेटर दैन 10,000 पशुओं का दैवीय अधिकार दैवीय आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी पशु स्वामी वर्ग के कौशल का प्रभाव 10,000% 100 गुना बढ़ जाता है। आपके पास एक राजसी दैवीय शक्ति होगी जो 10,000 पशुओं को भयभीत कर सकती है। आप किसी भी पशु प्रकार के प्राणी द्वारा आप पर लगाए गए किसी भी नकारात्मक प्रभाव डिबफ्स या नियंत्रण प्रभाव सीसी के प्रति पूरी तरह प्रतिरक्षित इम्यून होंगे। ग्रेटर दैन बहुत अच्छे। रुद्रांश ने कौशल विवरण को देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। 10 गुना प्रभाव अब 100 गुना हो गया था। यद्यपि उस राजसी दैवीय शक्ति का प्रभाव अभी अज्ञात था, लेकिन अंतिम प्रतिरक्षा प्रभाव का अर्थ था कि अब से रुद्रांश अपनी ही श्रेणी क्लास के आंतरिक संघर्षों में पूर्ण वर्चस्व बनाए रखेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई शत्रु एक विषैली मकड़ी के साथ अनुबंध करता है और उसे रुद्रांश को काटने का आदेश देता है, तो इस प्रतिभा के कारण उस मकड़ी का जहर रुद्रांश के शरीर पर कोई असर नहीं करेगा। ये प्रतिभा वास्तव में एक गुणात्मक सुधार थी। अब दूसरे पुरस्कार की ओर देखते हैं। सभी कौशलों की गुणवत्ता एस रैंक में उन्नत। इसके अतिरिक्त, यदि रुद्रांश अभी कोई साधारण एफ रैंक कौशल भी सीखता है, तो उसे सफलतापूर्वक समझने के बाद वह स्वचालित रूप से एस रैंक में बदल जाएगा। ये पुरस्कार वास्तव में किसी दैत्य जैसा शक्तिशाली था। उदाहरण के लिए, पशु उन्माद बीस्ट पेट फ्रेंजी कौशल, जो मूल रूप से डी रैंक का था और केवल 10% आक्रमण शक्ति बढ़ाता था, अब एस रैंक होने के बाद वह शक्ति सीधे 200% हो गई। डेटा प्रभाव में पूरे 20 गुना की वृद्धि।
वही हाल कायाकल्प कला रेजुवनेशन आर्ट का था, जो पहले अधिकतम स्वास्थ्य का 40% बहाल करती थी, अब सीधे 100% बहाल करने लगी। यह आपातकालीन चिकित्सा के लिए एक अचूक हथियार बन गया था। ये पुरस्कार इतने उदार हैं कि मुझे संदेह होने लगा है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रुद्रांश ने अपने सूचना पैनल पर हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए खुद से कहा, कहीं यह अधिक जादुई मदिरा पीने का भ्रम तो नहीं। स्तर 90 का नया अवतार। रुद्रांश का इतना हैरान होना स्वाभाविक था। आखिरकार उसने पहले कभी इस चीट के कार्यों के पुरस्कारों का अनुभव नहीं किया था। अंतिम पुरस्कार ने तो सब कुछ बदल दिया। रुद्रांश का स्तर सीधे स्तर 90 पर पहुंच गया। यद्यपि उसके पालतू जीवों का स्तर उसके साथ नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी रुद्रांश बहुत खुश था। पूरे 19 स्तरों की तत्काल वृद्धि। इसने रुद्रांश का कालकोठरियों डंजन्स में लगने वाला महीनों का समय बचा लिया था। रुद्रांश का नया डेटा पैनल। तारांकन नाम रुद्रांश। तारांकन पेशा पशु आत्मा पथिक बीस्ट स्पिरिट वॉकर। तारांकन स्तर 90। तारांकन चतुर्भुज गुण अट्रिब्यूट्स शक्ति 70W काया 70W बुद्धि 70W चपलता 70W बिना किसी उपकरण या बफ के। तारांकन प्रतिभाएं 10,000 पशुओं का दैवीय अधिकार दैवीय रक्त वंश जागरण दैवीय विशेषता निष्कर्षण दैवीय। तारांकन मुख्य कौशल पशु वशीकरण कला एस पशु उन्माद एस। स्तर 90 पर पहुंचने के बाद गुणों में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उच्च स्तरों पर प्रत्येक स्तर बढ़ने पर मिलने वाले बोनस अंक बहुत अधिक होते हैं। कहा जाता है कि स्तर 100 और चतुर्थ स्थानांतरण के बाद अनुभव अंकों की आवश्यकता आसमान छूने लगती है, इसलिए ये छलांग रुद्रांश के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। प्रणाली की नई चेतावनी 2 नए कार्य। अभी रुद्रांश पुरस्कारों की गिनती ही कर रहा था कि प्रणाली की आवाज फिर गूंजी। टिंग ग्रेटर दैन। पता चला है कि मानवीय राष्ट्रों के बीच एक भयानक आंतरिक संघर्ष छिड़ने वाला है। प्रणाली अब एक नया कार्य जारी कर रही है। ग्रेटर दैन कार्य 1 बुराई का संहार। ग्रेटर दैन तारांकन कार्य सामग्री कृपया पाताल संगठन ईवल ऑर्गेनाइजेशन के 10,000 सदस्यों को सफलतापूर्वक मारें। ग्रेटर दैन तारांकन पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन द्वारा निर्धारित। ग्रेटर दैन तारांकन दंड कोई नहीं। ग्रेटर दैन कार्य 2 विश्व का मुकुट। ग्रेटर दैन तारांकन कार्य सामग्री 3 महीने बाद होने वाली वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में अपने शत्रु सभी दिग्गजों को पराजित करें। अपनी ताकत और मुक्कों से एक खूनी रास्ता बनाएं। विश्व के नंबर 1 युवा व्यक्ति के सिंहासन पर आसीन हों। ग्रेटर दैन तारांकन पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन द्वारा निर्धारित। ग्रेटर दैन तारांकन दंड कोई नहीं। ग्रेटर दैन। एक साथ 2 कार्यों के जारी होने से रुद्रांश पूरी तरह स्तब्ध रह गया। दूसरा कार्य तो समझ आता था क्योंकि प्रतियोगिता 3 महीने बाद थी, लेकिन पहले कार्य का क्या मतलब था? मानवीय राष्ट्रों के बीच आंतरिक संघर्ष। और ये पाताल संगठन कौन है? इस दुनिया में बुरे काम करने वाले अनगिनत संगठन थे। रुद्रांश गहरे विचार में डूब गया, फिर उसने हार मान ली। छोड़ो, अगर प्रणाली ने कार्य दिया है तो आने वाले दिनों में कुछ सुराग जरूर मिलेंगे। अभी सबसे जरूरी काम इंद्रप्रस्थ अकादमी लौटना और तृतीय स्थानांतरण थर्ड जॉब ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करना था। पशु स्वामी का तीसरा स्थानांतरण पशुराज किंग ऑफ बीस्ट्स कहलाता है और चौथा पशु सम्राट बीस्ट एम्परर। साथ ही उसे याद आया कि उसकी गुरु महारानी आयशा ने कहा था कि चैंपियनशिप जीतने के बाद एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। वह देखने के लिए उत्सुक था कि वह पुरस्कार क्या होगा। राजधानी वापसी और गुरु का बुलावा। अगले दिन तड़के सुबह आचार्य हर्ष ने इंद्रप्रस्थ अकादमी के शिक्षकों और छात्रों के दल के साथ स्थानिक स्थानांतरण व्यू स्पेशल टेलीपोर्टेशन अरे के माध्यम से वापसी की यात्रा शुरू की। जैसे ही वे अपने क्षेत्र में पहुंचे, आचार्य हर्ष के चेहरे से वह सतर्कता और तनाव गायब हो गया जो पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था। रुद्रांश ने कल रात के प्रणाली कार्य के बाद अनुमान लगाया था कि भारतवर्ष के भीतर ही कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है, अन्यथा आचार्य इतने चिंतित न होते। अकादमी पहुंचने के बाद रुद्रांश को अपने निवास पर जाने का समय भी नहीं मिला था कि उसे उसकी गुरु का संदेश मिला। रुद्रांश बिना समय बर्बाद किए सीधे उस भव्य और प्राचीन महल की ओर भागा। जब वह हॉल में पहुंचा तो उसने उस लंबी और गरिमामयी आकृति को देखा जो अभी भी अपने चिरपरिचित सफेद कोट में खड़ी थी। वह महारानी आयशा थीं, जिनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। स्वागत है विश्व विजेता, आयशा की आवाज हॉल में गूंजी। लेकिन याद रखो, असली युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ है। रुद्रांश ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसे एहसास था कि स्तर 90 और दैवीय शक्तियों के साथ वह अब केवल एक मोहरा नहीं रह गया था, बल्कि वह खुद इस बिसात का एक बड़ा खिलाड़ी बनने वाला था। अध्याय 168 असुर सत्य संप्रदाय। जो अधर्म को ही धर्म मानता है। तुम आ गए। उस विशाल भारी और वैभवशाली नक्काशीदार मेज के पीछे वह गरिमामयी आकृति बैठी थी। सफेद कोट पहनने के बावजूद उनकी लंबी और सुडौल कद काठी को छिपाना कठिन था। वह रुद्रांश की गुरु महारानी आयशा थीं, जिन्हें दुनिया टीना हिलिंग के नाम से भी जानती थी।
उनके कमर तक लंबे बर्फीले सफ़ेद बाल और सामने की लंटें फ्रिंजेस अभी भी उनकी आंखों को ढके हुए थीं, जिससे उनके असली चेहरे को स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव था। विदेशी जाति नवोदित विनिमय प्रतियोगिता में तुम्हारा प्रदर्शन उत्कृष्ट था। मैंने ऑनलाइन सीधा प्रसारण देखा। इसने साबित कर दिया कि नए छात्रों को चुनने की मेरी पारखी नज़र अभी भी अचूक है। महारानी आयशा ने गहरी संतुष्टि के साथ कहा। हालांकि रुद्रांश उनकी आंखें नहीं देख सकता था, लेकिन वह उनकी आवाज़ में राहत और गर्व महसूस कर सकता था। यदि बाहरी लोग महारानी आयशा की प्रशंसा के ये शब्द सुनते तो वे अत्यंत स्तब्ध रह जाते, क्योंकि उनका व्यवहार हमेशा से ही बर्फीला और कठोर रहा था। यहाँ तक कि जब वह कभी कभी छात्रों के लिए मुफ्त कक्षाएं लेती थीं और जादुई सिद्धांतों की व्याख्या करती थीं, तब भी किसी छात्र को उनसे ऐसी स्पष्ट प्रशंसा नहीं मिली थी। ये स्पष्ट था कि यह विश्व स्तरीय योद्धा, जिसकी शक्ति विशेष कारणों से अब पहले जैसी नहीं रही थी, अभी भी अकादमी के छात्रों से बहुत उच्च उम्मीदें रखती थी, विशेष रूप से रुद्रांश से, जो उनका एकमात्र विशेष छात्र था। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने का पहला कारण पुरस्कार और उपहार देना है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। महारानी आयशा केवल शब्दों से प्रशंसा करने वालों में से नहीं थीं। ठोस पुरस्कार देना भी उनकी कार्यशैली का हिस्सा था। अपनी बात समाप्त कर वह अपने निजी खजाने की ओर मुड़ी। उनके ऊंचे सैंडल की टिक टिक की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। रुद्रांश भी शांति से उनके पीछे चल दिया। गुरु का उपहार, दिव्य जीव सत्व और कवच। दूसरी बार इस भव्य खजाने में प्रवेश करने के बावजूद रुद्रांश चकित रह गया। महारानी आयशा एक स्फटिक क्रिस्टल की अलमारी के पास गईं और उसमें से 3 छोटे पात्र निकाले जिनमें से भयानक ऊर्जा विकीर्ण हो रही थी। मेज पर उन्हें रखने के बाद वह दूसरी अलमारी की ओर गईं और 7 रंगों की आभा बिखेरने वाला एक सुरक्षा कवच सेट निकाला। तुम्हारा स्तर वर्तमान में अभी भी बहुत कम है, आयशा ने लापरवाही से कहा। चारों ओर देखने पर केवल ये उत्कृष्ट श्रेणी एक्सेलेंट ग्रेड का सुरक्षा कवच ही तुम्हारे लिए उपयुक्त लगता है। हालांकि तुम इसे अभी नहीं पहन सकते। उत्कृष्ट श्रेणी के कवच के लिए स्तर की आवश्यकता होती है। इसे धारण करने के लिए तुम्हें स्तर 100 पर होना चाहिए। उन्होंने उन 3 पात्रों की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, ये 3 तरल दिव्य जीव सत्व डिवाइन बीस्ट एसेंस हैं। इनमें मैंने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलाई हैं जो दिव्य जीवों के रक्त वंश की विशेषताओं को उत्तेजित करती हैं। अपने पालतू जीवों को इसे पिला देना, इसका उन पर बहुत प्रभावशाली प्रभाव पड़ेगा। रुद्रांश मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। क्या एक विश्व स्तरीय शीर्षक वाले शिखर योद्धा की जीवन शैली ऐसी होती है? ये उत्कृष्ट श्रेणी का कवच अगर बाहर बाजार में रखा जाए तो अनगिनत लोग इसे खरीदने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा देंगे। फिर भी यहाँ उसकी गुरु इसे मामूली समझकर दे रही थीं, जैसे यह उनके खजाने की सबसे साधारण चीज हो। धन्यवाद आचार्य। रुद्रांश ने अपनी गुरु द्वारा दिए गए पुरस्कारों को स्वीकार करते हुए ईमानदारी से आभार व्यक्त किया। वह महसूस कर सकता था कि यह गुरु वास्तव में चाहती थी कि वह सही दिशा में आगे बढ़े। असुर सत्य संप्रदाय, एक प्राचीन अंधकार का उदय। इसके अलावा एक और बात है जिसके बारे में मुझे तुम्हें सूचित करना है। आयशा का लहजा अचानक गंभीर हो गया। ये असुर सत्य संप्रदाय डेमोनिक ट्रूथ सेक्ट के बारे में है। विषय बदलते समय भी आयशा ने कोई भूमिका नहीं बनाई, सीधे मुख्य बिंदु पर आ गईं। असुर सत्य संप्रदाय। रुद्रांश की नज़रों में हल्का भ्रम था। उसने वास्तव में पहले कभी इस संगठन का नाम नहीं सुना था। तुम्हारा न जानना सामान्य है, क्योंकि यह संगठन पिछले लगभग 100 वर्षों से सुप्त था, लेकिन अब इसके पुनरुत्थान के संकेत मिल रहे हैं। आयशा ने अपनी भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग से एक दस्तावेज निकाला और रुद्रांश को थमा दिया। रुद्रांश ने उसे लिया और जल्दी से स्कैन किया। कुछ ही मिनटों बाद उसे असुर सत्य संप्रदाय की प्रारंभिक समझ हो गई। संक्षेप में, यह एक अत्यंत दुष्ट और पागल संगठन था। इस संगठन के सदस्य एक कट्टरपंथ थे जो दूसरे विश्व के स्वर्गीय असुरों हेवनली डीमंस को अपना सच्चा देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। ये स्वर्गीय असुर वे दुष्ट प्राणी थे जो असुर दरार से आते थे। वे अविश्वसनीय रूप से क्रूर और बर्बर थे। जैसे ही वे इस धरातल पर उतरते, वे केवल विनाश और नरसंहार करते। महारानी आयशा स्वयं कभी शिलिंग साम्राज्य की राजकुमारी थीं, लेकिन एक बार उनके देश के ऊपर वह असुर दरार प्रकट हुई थी। रातों रात उनका पूरा साम्राज्य दुनिया के नक्शे से मिट गया और अनगिनत नागरिक उन कुरूप राक्षसों के चंगुल में मारे गए। लेकिन उन राक्षसों की शक्ति ने ही कुछ कुटिल विचार वाले लोगों को जन्म दिया। उन्होंने सोचा, चूंकि ये असुर राक्षस इतने शक्तिशाली हैं कि विश्व स्तरीय योद्धा भी अपने देशों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या होगा यदि हम इन असुरों का रक्त प्राप्त करें, उस पर शोध करें और फिर उसे मनुष्यों में मिला दें। मनुष्य वास्तव में इस दुनिया में अनंत संभावनाओं वाली जाति थी। जैसे ही कोई विचार उभरता, कोई न कोई उसे साकार करने निकल पड़ता। इस प्रकार असुर सत्य संप्रदाय की स्थापना हुई। असुर सत्य संप्रदाय की विचारधारा और आंकड़े। ये संप्रदाय स्वर्गीय असुरों के रक्त को सत्य का रक्त मानता था। उनका दावा था कि मनुष्यों का असुरों में बदलना और उनमें विश्वास करना ही सत्य का मार्ग है।
वे अक्सर मनुष्यों पर प्रयोग करते थे। सांख्यिकीय डेटा, ऐतिहासिक और वर्तमान अनुमान। विवरण डेटा पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। स्थापना लगभग 150 वर्ष पूर्व। सदस्य संख्या चरमकाल $1,50,000। प्रयोग सफलता दर 1% से कम, अधिकांश मनुष्य मर जाते थे या मूर्ख राक्षस बन जाते थे। वर्तमान पुनरुत्थान संकेत स्तर 150 जोड़ के क्षेत्रों में 40% वृद्धि। मुख्य लक्ष्य पूरी दुनिया को असुर अनुयायियों में बदलना। वे पकड़े गए मनुष्यों में असुर रक्त इंजेक्ट करते थे, जिससे वे मनुष्य उनके नियंत्रण में रहने वाले राक्षसों में बदल जाते थे। फिर वे इन राक्षसों का उपयोग उन लोगों को मारने के लिए करते थे जो उनके संप्रदाय में शामिल होने से इनकार करते थे। उनका मानना था कि जो चर्च में शामिल नहीं होते वे पापी विधर्मी हेरेटिक्स हैं और उनका विनाश अनिवार्य है। 100 साल पहले जब ये संगठन बहुत मजबूत हो गया था, तब विभिन्न देशों के उच्च अधिकारियों ने मिलकर इसे कुचल दिया था। उनके मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया और बिखरे हुए अनुयायियों को मार दिया गया। लेकिन संप्रदाय का नेता और कुछ उच्च अधिकारी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। अब 100 साल बाद वे फिर से उभर रहे थे। रुद्रांश को वह रात याद आई जब प्रणाली ने उसे 10,000 पाताल संगठन सदस्यों को मारने का कार्य दिया था। अब उसे समझ आया कि उसका असली शत्रु कौन है। रुद्रांश का संकल्प। आचार्य, क्या ये संप्रदाय हमारे देश के भीतर भी सक्रिय है? रुद्रांश ने दस्तावेज बंद करते हुए पूछा। आयशा ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हाँ। हाल ही में हुई कई रहस्यमयी हत्याएं और छात्रों का गायब होना इसी ओर इशारा कर रहा है। रुद्रांश, तुम अब एक सार्वजनिक हस्ती हो। वे तुम्हें अपना निशाना बना सकते हैं या तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर सकते हैं। रुद्रांश की मुट्ठियां भिंच गईं। उन्हें कोशिश करने दें, मैं उन्हें बताऊंगा कि असली राक्षस कौन है। आयशा ने एक हल्की मुस्कान बिखेरी। मुझे तुम्हारी इसी हिम्मत की तलाश थी। अब जाओ, अपना तृतीय स्थानांतरण पूरा करो और उन सत्वों का उपयोग करो। 3 महीने बाद जब तुम पाताल महाद्वीप जाओगे तो तुम्हारा सामना न केवल असुरों से होगा बल्कि इन विश्वासघातियों से भी होगा। अध्याय 169 पुनरागमन की भीषण घोषणा। कहा जा रहा है कि उनके संगठन ने अब प्रतिभा शिकार हेवनली टैलेंट हंट नामक एक योजना पर निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य, जैसा कि नाम से पता चलता है, विभिन्न देशों और स्कूलों के संभावित प्रतिभाशाली व्यक्तियों का शिकार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। पंचद प्रांत, अवंतिका प्रांत और मगध प्रांत सहित 10 बड़े प्रांतों में उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों पर हाल ही में बाहर प्रशिक्षण के दौरान हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। शुरुआत में अधिकारियों को संदेह था कि इसके लिए इनाम के शिकारी बाउंटी हंटर्स जिम्मेदार थे, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी पार्टी द्वारा जानबूझकर छोड़ी गई पाताल असुर आभा नेदवर्ल्ड डेमन ऑर्डर की खोज की और उन्होंने निर्धारित किया कि यह संभवतः असुर सत्य संप्रदाय डेमन ट्रूथ चर्च द्वारा किया गया एक दुष्कृत्य था। इसके अलावा इसी तरह की घटनाएं स्वतंत्र संघ, जापान, कोरिया और यहां तक कि विदेशी जातियों के प्रमुख साम्राज्यों में भी हुई हैं। निस्संदेह दूसरा पक्ष इतना निर्लज है कि वह सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने अपने संगठन की वापसी की घोषणा कर रहा है। महारानी आयशा ने शांत भाव से कोमल स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने जादुई टाइलों से पक्के चमकदार फर्श पर अपने लंबे सुंदर पैर हिलाए। उनके ऊंचे सैंडल की टिक टिक की आवाज गूंज उठी। फिर वह मुनि और रुद्रांश से बोली, आधिकारिक खुफिया नेटवर्क को खबर मिली है कि अगले पखवाड़े के भीतर असुर सत्य संप्रदाय निश्चित रूप से एक बड़ा कदम उठाएगा। भारतवर्ष के उच्च स्तरीय अधिकारी अब तत्काल कर्मियों को तैयार कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम भी इसमें भाग लो और असुर संहारक वाहिनी डेमन स्लेइंग लीजन में शामिल हो जाओ। रुद्रांश ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है। वह जानता था कि उसकी गुरु आयशा चाहती थी कि वह इन दुष्ट विधर्मी संगठनों के खिलाफ लड़े ताकि वह वास्तविक हत्या के परीक्षणों किलिंग ट्रायल्स में भाग ले सके। स्कूल में प्रशिक्षण लेना और विनिमय प्रतियोगिताओं में अभ्यास करना जहां आप मार नहीं सकते, एक योद्धा को कभी भी सच्चा शिखर शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बना सकता। रुद्रांश को इसके बाद वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में भाग लेना है। इसे अच्छे तरीके से कहें तो यह एक प्रतियोगिता है, लेकिन साफ शब्दों में कहें तो यह वास्तव में बड़े संसाधनों के लिए विभिन्न देशों के बीच एक खूनी कत्लेआम है। अब जब वैश्विक युद्ध पूरी तरह से बंद हो गया है, तब भी प्रमुख देशों के बीच लगातार छोटे मोटे घर्षण होते रहते हैं। जब तक हितों के लिए संघर्ष है, युद्ध अपरिहार्य है। इस प्रकार वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता का जन्म हुआ। उस पाताल युद्ध क्षेत्र अब इस बैटलफील्ड पर विभिन्न देशों के स्थानांतरण योद्धा ट्रांसफरर्स बिना किसी नियम या बाधा के एक दूसरे का बेरहमी से संहार करते हैं। वे जहरीले कीड़ों की तरह होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। अंत में केवल एक ही कीट सम्राट सफलतापूर्वक बाहर निकल सकता है। सामान्यतया विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों के केवल तीसरे वर्ष के छात्र ही वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आखिरकार विश्वविद्यालय में 3 साल के उन्नत अध्ययन के बाद उनकी ताकत, स्वभाव और अन्य पहलू सभी उत्कृष्ट होते हैं।
लेकिन रुद्रांश के लिए यह महारानी आयशा स्पष्ट रूप से अपने इकलौते शिष्य को इतने बड़े पैमाने के नरसंहार आयोजन से चूकने नहीं देना चाहती थीं। भले ही रुद्रांश केवल प्रथम वर्ष का छात्र है, वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता में रुद्रांश के लिए एक स्थान दिलाने का प्रयास करेंगी। बेशक उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि रुद्रांश जैसे प्रथम वर्ष के छात्र को भाग लेने की अनुमति देने से अनिवार्य रूप से कई लोगों का विरोध होगा। सबसे पहले एक सीट पर कब्जा करना ही उन तीसरे वर्ष के छात्रों को बहुत असंतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना था कि रुद्रांश उनके इकलौते शिष्य के रूप में निश्चित रूप से विश्व प्रतियोगिता में सभी के चेहरे पर तमाचा जड़ेगा। इसके अलावा तुम स्तर 100 से केवल 10 स्तर दूर हो। यहाँ 10 हीरा श्रेणी डायमंड के स्तर 90 के कालकोठरी टिकट डंजन टिकट्स हैं। इन्हें लो और उपयोग करो, क्योंकि वैसे भी मेरे हाथों में इनका कोई काम नहीं है। स्तर 100 तक पहुंचने के बाद तृतीय स्थानांतरण परीक्षण और चतुर्थ स्थानांतरण परीक्षण एक ही बार में पूरा कर लेना। गुरु आयशा ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक कालकोठरी पास निकाला और शांति से रुद्रांश को थमा दिया। यदि बाहर के छात्रों ने यह दृश्य देखा होता तो वे शायद ईर्ष्या और जलन से भर जाते। स्तर 90 हीरा कालकोठरी, एक दुर्लभ अवसर। स्तर 90 के कालकोठरी टिकटों की पहले से ही भारी कमी है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि बहुत सारे योद्धा स्तर 90 की दहलीज पर अटके हुए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र जिसे शीर्ष या प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता है, वह स्नातक होने के बाद कम से कम स्तर 100 का चतुर्थ स्थानांतरण योद्धा होगा। कारण सरल है, विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन हैं और अपर्याप्त प्रतिभा वाले छात्र भी समय के साथ स्तर बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन योद्धाओं का क्या जो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में विफल रहे? वे केवल जंगली इलाकों वाइल्ड में जा सकते हैं। अनुभव प्राप्त करने का तरीका बहुत सीमित है और जंगली राक्षसों द्वारा दिया गया अनुभव बहुत कम है। यदि आप बॉस से लड़ने जाते हैं क्योंकि वह जंगल में है, तो जोखिम बहुत बड़ा है। आखिरकार आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि जब आप एक जंगली बॉस से लड़ रहे हैं तो आप पर दर्जनों जोड़ी दुर्भावनापूर्ण आंखें नहीं टिकी हैं। इसलिए जंगली इलाकों में राक्षसों को मारकर स्तर बढ़ाना बहुत धीमा है। इस समय कालकोठरी टिकट डंजन टिकट्स अत्यंत महंगे और दुर्लभ होते हैं। आखिरकार जब तक आप टीम बनाने के लिए विश्वसनीय साथी ढूंढ लेते हैं, आप सुरक्षित रूप से कालकोठरी को साफ कर सकते हैं और समृद्ध अनुभव और संसाधन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। कई योद्धा जो स्तर 90 के आसपास अटके हुए हैं, इसी कारण से स्तर 90 के कालकोठरी टिकटों को प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करते। हीरा श्रेणी डायमंड के टिकटों की तो बात ही छोड़िए, एक स्तर 90 का चांदी सिल्वर श्रेणी का टिकट भी अब 5 लाख दिव्य स्फटिक पत्थरों की ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। इस समय गुरु आयशा ने लापरवाही से रुद्रांश को 10 स्तर 90 के हीरा कालकोठरी टिकट दे दिए। उनका कुल मूल्य कम से कम करोड़ों दिव्य स्फटिक पत्थरों के बराबर है। और गुरु आयशा ने केवल 10 ही इसलिए दिए क्योंकि रुद्रांश को स्तर 100 तक पहुंचने के लिए केवल 10 टिकटों की ही आवश्यकता थी। रुद्रांश ने टिकट लिए और धन्यवाद गुरु कहने ही वाला था, लेकिन गुरु आयशा की पिछली बातों को याद करते हुए उसने खुद को रोक लिया। आयशा की नज़रों में उनके और रुद्रांश के बीच के रिश्ते को देखते हुए बार बार धन्यवाद कहना बहुत औपचारिक लगेगा। गुरु आयशा, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रुद्रांश ने दृढ़ आंखों से महारानी की ओर देखा। महारानी आयशा ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे भी विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब जाओ और अपने काम में लग जाओ। असुर संहारक वाहिनी और तैयारी। गुरु आयशा से विदा लेने के बाद रुद्रांश तुरंत कालकोठरी में नहीं गया, बल्कि पहले अपने निवास पर लौटा और रात भर आराम किया। बेशक वह अपने 2 नन्हे साथियों नव्या और मंजरी के लिए एक बहुत ही शानदार रात का खाना बनाना भी नहीं भूला। ये दोनों नन्हे जीव बस खाने के शौकीन हैं। उनकी भूख बढ़ती ही जा रही है। अपने सामान्य रूप में उनके शरीर छोटे होते हैं, लेकिन उनके पेट पाताल की गहराइयों की तरह हैं। हालांकि सौभाग्य से रुद्रांश अब गरीब नहीं है। विदेशी जाति नवोदित विनिमय प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीतने के बाद स्कूल ने उसे बहुत सारे क्रेडिट्स से पुरस्कृत किया था। इन क्रेडिट का उपयोग स्कूल में बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले ताजे मांस को खरीदने के लिए किया जा सकता है, जो दोनों नन्हे जीवों की लालची भूख को शांत कर सकता है। इसके अलावा रुद्रांश ने इन दोनों के लिए विशेष रूप से एक उपपेशा सब प्रोफेशन भी चुना था, रसोइया शेफ। इस स्थानांतरण विश्व में जहां खेल और वास्तविकता आपस में विलीन हो जाते हैं, जब तक आप उस उपपेशे के कौशल सीख लेते हैं, भले ही आप पहले इस उद्योग से पूरी तरह अनजान रहे हों, आप तुरंत एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। बेशक शर्त यह है कि आपका उपपेशा स्तर पर्याप्त उच्च होना चाहिए। पेट भर खाने और पीने के बाद रुद्रांश ने स्कूल के डेटाबेस में लॉग इन किया और असुर सत्य संप्रदाय के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी खोजी। असुर सत्य संप्रदाय सांख्यिकीय अवलोकन 2026 पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह पूर्णविराम। सदस्यता स्तर गुप्त अनुमानित 50,000 जोड़ सक्रिय।
हालिया हमले 120% वृद्धि पिछले 3 महीनों में। प्रांत प्रभावित मगध, अवंतिका, पंचद, कौशल। मुख्य लक्ष्य स्तर 40-100 के बीच की युवा प्रतिभाएं। खतरे का स्तर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट ग्रेड ए। रात के 11 बजे रुद्रांश सो गया। उसने गुरु आयशा द्वारा दिए गए दिव्य जीव सत्व डिवाइन बीस्ट एसेंस की 3 बोतलें अभी अपने पालतू जीवों को नहीं पिलाईं, क्योंकि उसे कल कालकोठरी में प्रवेश करना था। उसे पता था कि दिव्य जीव सत्व खाने के बाद दोनों नन्हे जीव निश्चित रूप से गहरी नींद में चले जाएंगे, इसलिए वह पहले कालकोठरी में प्रवेश करेगा और कालकोठरी साफ करने के बाद उन्हें पिलाएगा। अगली सुबह रुद्रांश को अपने नए मिशन पर निकलना था। स्तर 90 की हीरा कालकोठरी कोई साधारण जगह नहीं थी, और असुर संहारक वाहिनी में शामिल होना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। अध्याय 170 प्रेतशिला शिखर। प्रेतात्माओं का तांडव। कालकोठरी भवन डंजन हॉल। हाथ में 10 कालकोठरी पास होने के कारण रुद्रांश को आरक्षण की लंबी कतार में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने सीधे स्तर 90 के हीरा श्रेणी डायमंड की 10 कालकोठरियों के लिए प्रवेश परमिट प्राप्त कर लिया। जब रुद्रांश ने भवन के भीतर कदम रखा तो एक कर्मचारी उत्साहपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। उत्साह स्वाभाविक था, ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी कि रुद्रांश ने विदेशी जाति नवोदित विनिमय प्रतियोगिता में भारतवर्ष को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में उसके लिए सम्मान और श्रद्धा थी। जो कोई भी इस प्रतियोगिता के इतिहास से परिचित था, वह जानता था कि भारतवर्ष ने कितने लंबे समय बाद ये गौरव हासिल किया है। इस ओर आइए, श्रीमान। भीड़भाड़ वाले हॉल से गुजरते समय जिस भी छात्र की नज़र रुद्रांश पर पड़ी, वह उसे आदर से देखने लगा। उनमें से कई ने उसे रुद्र भाई कहकर संबोधित किया। यहाँ तक कि द्वितीय वर्ष के वरिष्ठ छात्र भी उसे प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। ये तो होना ही था, हमारे रुद्र भाई ने आखिरकार तिरंगा लहरा ही दिया। बिल्कुल, पहले न जाने कितने लोग हमारी इंद्रप्रस्थ अकादमी का मजाक उड़ा रहे थे, अब सबको करारा जवाब मिल गया है। ऑनलाइन तो तहलका मचा हुआ है। जिन ब्लॉगर्स ने बुराई की थी, वे अब डर के मारे अपने वीडियो डिलीट कर रहे हैं। रुको, रुद्र भाई इतनी जल्दी स्तर 90 पर कैसे पहुंच गए? मुझे याद है प्रतियोगिता के समय वह स्तर 71 पर थे, है ना? हे भगवान, स्तर बढ़ने की यह गति तो अकल्पनीय है। मैंने सुना है कि आज उनके लिए विशेष रूप से 10 हीरा कालकोठरियां आरक्षित की गई हैं। शायद वह एक ही बार में स्तर 100 तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे ही रुद्रांश बगल के हॉल की ओर बढ़ा, छात्रों के बीच फुसफुसाहट और बढ़ गई। उनमें गर्व तो था ही, लेकिन ईर्ष्या भी कम नहीं थी। रुद्रांश की प्रतिभा, उसकी शक्ति और सबसे बढ़कर उसकी गुरु महारानी आयशा के संरक्षण के लिए। प्रेतशिला शिखर नरक मोड। ठीक है, ये पहली हीरा कालकोठरी है, कर्मचारी ने विनम्रता से याद दिलाया। जब आप तैयार हों तो बस इसे स्पर्श करें और भीतर प्रवेश करें। रुद्रांश ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसके सामने प्रकाश का एक विशाल द्वार खड़ा था, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। द्वार अत्यंत गहरा और डरावना लग रहा था, और उसके भीतर से राक्षसों की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। रुद्रांश ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और तुरंत उसके सामने कालकोठरी की जानकारी प्रदर्शित हुई। तारांकन कालकोठरी गुप्त क्षेत्र प्रेतशिला शिखर ग्लूमी गोस्ट रिज। तारांकन स्तर 90। तारांकन कठिनाई हीरा 3 सितारा डायमंड 3 स्टार्स। तारांकन मोड नरक हेल मोड। तारांकन खिलाड़ी आवश्यकता 1-5 खिलाड़ी। तारांकन पृष्ठभूमि यह मूल रूप से एक ऐसा शिखर था जहां युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों का निपटान किया जाता था। समय के साथ शवों और अवशेषों के संचय से यहाँ कुछ अजीबोगरीब बदलाव हुए हैं। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ विचित्र और डरावने जीव दिखाई देते हैं। नरक मोड अकेले सोलो बिना किसी हिचकिचाहट के वहां मौजूद लोगों की फटी आंखों के सामने इस विश्व विजेता ने बिना किसी टीम के सीधे अकेले कालकोठरी में प्रवेश करने का विकल्प चुना। बाप रे, वह सच में अकेले अंदर चला गया। अरे यार, मैं तो पूछने वाला था कि क्या वह मुझे भी साथ ले चलेगा। मुफ्त में स्तर बढ़ जाता। मुफ्तखोरी के सपने देखना छोड़ दो। रुद्र भाई कंजूस नहीं है, लेकिन अकेले जाने पर अनुभव एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है। टीम में वह बन जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? इस सवाल पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रिकॉर्ड तो टूटेगा ही, उसके पास 2 अजेय दिव्य जीव जो हैं। सवाल यह है कि वह पुराने रिकॉर्ड को कितने सेकंड से पछाड़ेगा। अंधकार और रक्त चंद्रमा। कालकोठरी के भीतर कदम रखते ही रुद्रांश की दृष्टि धुंधली हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था। रुना। अत्यंत शांत वातावरण में अचानक एक धीमी लेकिन डरावनी गर्जना गूंजी। ये किसी जंगली जानवर जैसी थी, लेकिन इसमें कुछ अप्राकृतिक था। आकाश में चांद लटका हुआ था, जो पूरी तरह से रक्त लाल ब्लड रेड था। रुद्रांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चांद नहीं, बल्कि एक विशाल खूनी आंख है जो उसे घूर रही है। रास्ते के दोनों ओर कंकालों के ढेर लगे थे।
कपड़े सड़ चुके थे, लेकिन एक बात अजीब थी, हड्डियों पर अभी भी ताज़ा सड़ा हुआ मांस और खून चिपका हुआ था। रुद्रांश का दिल नहीं डोला। वह जानता था कि एक हीरा श्रेणी की कालकोठरी में इससे कम की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसका अनुमान सही था, यहाँ के राक्षस मुख्य रूप से प्रेत, घोस्ट्स और पिशाच ज़ॉम्बीज़ श्रेणी के थे। तब जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, कड़क कड़क हड्डियों के आपस में रगड़ने की आवाज़ के साथ जमीन पर पड़े कंकाल अपने आप खड़े होने लगे। उनकी खोपड़ियों की खाली आंखों में नीली प्रेत अग्नि जलने लगी। उनकी नज़रों में कोई भावना नहीं थी, केवल मांस की भूख और क्रूरता थी। रुद्रांश ने अपनी मूल्यांकन अप्रेजल शक्ति का उपयोग किया। तारांकन पिशाच सैनिक ज़ॉम्बी सोल्जर्स स्तर 90। तारांकन कंकाल तीरंदाज स्केलेटन आर्चर्स स्तर 90। तारांकन पिशाच योद्धा ज़ॉम्बी वॉरियर्स स्तर 90। तारांकन प्रेत पुजारी स्केलेटन प्रीस्ट स्तर 90। सांख्यिकीय डेटा, राक्षसों का घनत्व और प्रकार। इस कालकोठरी में राक्षसों का वितरण कुछ इस प्रकार था। राक्षस का प्रकार, संख्या, अनुमानित मुख्य विशेषता, कमजोरी। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 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 पूर्णविराम। पिशाच वर्ग 60% उच्च रक्षा डिफेंस पवित्र बिजली तत्व। कंकाल वर्ग 30% दूरगामी हमला रेंज कुचलने वाले वार। उच्च प्रेत 10% अदृश्यता मानसिक हमला जादुई प्रकाश। राक्षसों की कुल संख्या लगभग 5000 थी, जो एक अकेले योद्धा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। नव्या का आगमन, बिजली का प्रलय। नव्या। रुद्रांश ने बिना देर किए नव्या लिटिल किंग को बुलाया। यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी जहां उसे अपनी शक्ति छिपानी पड़े, यहां उसे केवल गति और दक्षता की आवश्यकता थी। नव्या भी समझ गई कि उसके स्वामी को जल्दी है। बाहर आते ही उसने अपनी विशालकाय रूप जायंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिभा का उपयोग किया। उसका छोटा सा हरा शरीर अचानक फैलने लगा और देखते ही देखते एक विशाल अजगर में बदल गया, जिसके चारों ओर नीली बिजली कड़क रही थी। आसमानी बिजली अजूर थंडर का तत्व इन अपवित्र राक्षसों के लिए काल के समान था। नव्या की एक ही गर्जना से सामने खड़े पिशाच सैनिकों के शरीर थरथराने लगे। जैसे ही उसने अपनी पूंछ जमीन पर पटकी, बिजली की एक लहर उठी जिसने दर्जनों कंकालों को राख में बदल दिया। नव्या, संहार शुरू करो, रुद्रांश ने आदेश दिया। नव्या ने हवा में उड़ते हुए अपने मुंह से बिजली की एक विशाल फुंकार छोड़ी, जो सीधे राक्षसों के झुंड के बीच गिरी। धमाका, पूरा प्रेतशिला शिखर रोशनी से जगमगा उठा। रुद्रांश शांति से आगे बढ़ रहा था, जबकि उसके सामने खड़ा राक्षसों का लश्कर हर सेकंड घटता जा रहा था। उसे आज स्तर 100 की दहलीज को छूना था, और यह केवल पहली कालकोठरी थी।